सहदेव कहता है, मुझे लगता है तुम्हें सबसे बड़ी गलतफहमी हुई है भावना। जिस वक्त ये लड़की हमें मिली थी इसकी हालात देखकर साफ पता लग रहा था कि इसने सेनापति जी को बचाने में है अपनी यह हालत कर ली है। इसके हाथों को देखो जरा, इसी कारण ये बेहोश हो गई होगी। अब या तो तुम सही या मैं सही। अभी के लिए मेरा आदेश है कि तुम इसका इलाज करो। जब सेनापति जी को होश आएगा तब इस बात का फैसला वही लेंगे। भावना को सहदेव पर भी बहुत गुस्सा आता है लेकिन वह सहदेव का व्यक्तित्व अच्छे से जानती है। सहदेव अपने फैसले से कभी पीछे नहीं हटता और विक्रम के आदेश के बिना तो वह खुद कुछ नहीं करेगा। इसीलिए वह खुद को शांत कर हंसते हुए कहती है, मुझे पता है यह इसकी कोई चला होगी लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो ठीक है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। सूबेदार सहदेव आप ऐसा कीजिए, सिपहियों से कहकर इसे बगल वाले कमरे में लेटा दीजिए। जब मैं सेनापति जी का इलाज पूरा कर दूंगी तब इसका इलाज भी कर दूंगी। उसके बाद जब तक सेनापति जी होश में नहीं आ जाते मैं इस लड़की का इलाज करूंगी। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं इसे लेकर जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर सूबेदार सहदेव काया को उठाकर कमरे से बाहर ले जाता है। सहदेव के जाते ही भावना का मासूम चेहरा फिर से खौफनाक चेहरे में बदल जाता है। उसकी आंखों में हैवानियत साफ नजर आती है जो सिर्फ काया के लिए है। भावना खुद से ही कहती है, इस बेवकूफ के होते हुए मैं काया को तो कभी नहीं मार पाऊंगी, लेकिन आखिरकार वह लड़की इस दशा में पहुंची ही गई। अब मेरे उसको मारने की उम्मीद बढ़ती जा रही है। तुम चिंता मत करो सहदेव, मैं उस लड़की का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और उसे एक सुकून की नींद सोने में मदद करूंगी जिससे वह कभी जाग ना पाए। ये सोचकर भावना बाहर जाने लगती है लेकिन तभी उसे विक्रम के कहराने की आवाज आती है। वह भागकर वापस विक्रम के पास जाती है। वह देखती है कि विक्रम को धीरे धीरे होश आने लगा है। इसीलिए भावना पूरे राज्य में इतनी प्रचलित है, उसके जैसा वैद्य पूरे राज्य में क्या पूरे संसार में कहीं नहीं। वह बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज चंद पलों में निकाल सकती है। विक्रम अपनी आंखें खोलता है। उसे जगह पहचान में नहीं आती। वह धीरे से कहता है, ये कौन सी जगह है। तभी भावना उसके करीब आकर कहती है, सेनापति जी आप जाग गए। आप ठीक तो है ना? आपको अजीब तो नहीं लग रहा है ना? आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? विक्रम भावना को देखता है और उसे जगह भी पहचान में आ जाती है। वह बड़ी मुश्किल से पलंग पर उठकर बैठता है। उसका सर में अभी भी बहुत दर्द कर रहा था। वह अपना सर पकड़कर कहता है, मैं यहाँ कैसे आया? आखिर मुझे बचाया किसने? पहले तो भावना सोच में पड़ जाती है क्योंकि वह काया का नाम नहीं लेना चाहती, इसीलिए फिर वह मुस्कुराकर झूठ बोलती है। सेनापति जी सूबेदार सहदेव ने आपको बचाए और यहाँ लेकर आए। उद्धरण चिन्ह। विक्रम को अभी भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। वह अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करता है। सहदेव ने मुझे बचाया लेकिन जहां तक मुझे याद है, बेहोश होने से पहले तो मैं। उद्धरण चिन्ह। वह बहुत देर तक सोचता है और अचानक से बोल पड़ता है, राजकुमारी काया। उद्धरण चिन्ह। विक्रम के दिमाग में चीखती हुई काया दिखने लगती है, जो उसे आंख खुली रखने के लिए कह रही थी। सेनापति के मुंह से काया का नाम सुनकर भावना पूरी तरह हिल जाती है। उसे पता नहीं था कि विक्रम तब होश में था, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कहती है, सेनापति जी हो सकता है आपको कुछ भ्रम हुआ हो। उद्धरण चिन्ह। भावना विक्रम के सामने मुस्कुराने की बहुत कोशिश करती है लेकिन मन में वह बहुत भड़की हुई है। भावना मन में सोचती है, मुझे पता नहीं था कि इसे ये याद भी होगा, लेकिन लगता है इन्हें भड़काने की नहीं, मुझे किसी भी तरह से इनकी बात को भ्रम साबित करना ही होगा। भावना अपनी आंखों में झूठे आंसू लाते हुए कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा था सेनापति जी। वह सूबेदार सहदेव ही थे जो आपको अपनी जान पर खेल बचाकर यहाँ तक लाए। विक्रम को यकीन तो नहीं होता लेकिन वह खुद को समझा लेता है क्योंकि उसे पूरे युद्ध में कहीं ना कहीं काया नजर ही आ रही थी, जबकि वह युद्ध में थी भी नहीं। तो उसे लगता है शायद यह उसका भ्रम ही होगा। विक्रम कहता है, शायद यह मेरा भ्रम ही होगा, वरना राजकुमारी इस वक्त युद्ध क्षेत्र में कैसे हो सकती हैं?
जैसे ही विक्रम को यकीन होता है, भावना फिर से अपनी चाल चलती है, क्योंकि उसे किसी भी तरह काया को मारना तो था ही। चाहे उसे इसके लिए सीधा रास्ता अपनाना पड़े या उल्टा, उसे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो सिर्फ उसका विक्रम को पाना ही जरूरी है, चाहे उसे कितने भी गलत काम क्यों ना करने पड़े। भावना के मन में फिर से एक चाल सोचती है और उसे मौका भी अच्छा मिल जाता है। वह बिल्कुल मासूम सा चेहरा बनाकर विक्रम से कहती हैं, सेनापति जी, जब आपने खुद ही राजकुमारी का नाम ले लिया है तो मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आपके पूछने पर मुझे याद आया कि राजकुमारी काया भी यहीं पर है। उद्धरण चिन्ह। भावना ऐसा चेहरा बनाती है जैसे उसे किसी बात का अफसोस हो रहा हो। वह आगे कहती हैं, लेकिन सेनापति जी, उस समय तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ आपको बचाने में ही था, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर तो विक्रम भी हैरान हो जाता है। उसे लग तो रहा था कि काया ने ही उसकी जान बचाई है, लेकिन काया के यहाँ होने की उम्मीद उसे बिल्कुल भी नहीं थी। वह चौंक कर भावना से पूछता है, क्या सच में वह यहाँ है? उद्धरण चिन्ह। भावना हल्के से मुस्कुराकर कहती है, हाँ सेनापति जी। पता नहीं क्यों, पर वह अपने पिता के घर जाने की जगह यहाँ पर आए, या फिर यह उन दोनों की नई चाल है हमें नुकसान पहुँचाने की। एक राजकुमारी होने के बावजूद भी पता नहीं वह ऐस बड़ी ही जगह आई। जरूर उसने ही आपके साथ कुछ किया होगा, तभी तो आपको लगता है कि उसने आपको बचाए, वरना जब आपको बचा कर लाया गया तब वह पहले से ही यहाँ पर थी। वह तो आपकी हालत मजे से देख रही थी। भावना मन में सोचती है, सेनापति जी से ज्यादा देर तक ये बात नहीं छुपाई जा सकती कि काया यहाँ पर है, लेकिन इस मौके को बड़ी आसानी से मैं काया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हूँ। बस एक बार सेनापति जी के दिमाग में उसके खिलाफ शक का कीड़ा बैठ जाए। भावना की बातें एक तरफ से तो विक्रम को सही ही लग रही थी। विक्रम मन में सोचता है, ये सब सच तो नहीं लगता, लेकिन भावना मुझसे झूठ क्यों कहेगी? झूठ बोलने का तो उसके पास कोई कारण भी नहीं, लेकिन अगर यह सब सच है तो राजकुमारी काया के यहाँ आने का कारण क्या है? इतनी दूर से यहाँ पर आना, वह भी बिना किसी कारण? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। भावना फिर से बोल पड़ती है, सेनापति जी, हो सकता है यह मेरे मन का वहम हो। वैसे जब हम सब इतने बड़े धोखे से घिरे हुए थे, तब उस आदमी ने हमारी रक्षा के लिए कोई भी सैनिक टुकड़ी नहीं भेजी, और वह आदमी और कोई नहीं, राजकुमारी काया का पिता है। और दूसरा वह आदमी जिसने नई सैनिक टुकड़े की खबर उन तक पहुंचाई। बात करते करते भावना पिसी हुई दवाई का कटोरा विक्रम को देती है। लीजिए सेनापति जी, आप इसे पी लीजिए, आपको राहत महसूस होगी। लेकिन मेरे मन में ये भी ख्याल आता है कि इसी वक्त इतने सही समय पर राजकुमारी यहाँ पर कैसे आ सकती हैं। मुझे तो डर है कि ऐसा ना हो आपकी इस हालत के पीछे भी राजकुमारी का ही हाथ हो। ये सब बोलते वक्त तो भावना एक पल के लिए भी नहीं रुकी। काया की बुराई करते वक्त तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी के भाव हैं। इधर दिल के किसी एक कोने में ये सब सुनकर विक्रम को बुरा जरूर लग रहा है, जिस बात का एहसास उसे खुद भी नहीं था। अच्छा, विक्रम बस यही कह पाता है। विक्रम फिर गहरी सांस लेकर कहता है, भावना, जाओ, जाकर राजकुमार से कहो कि मैं उन्हें बुला रहा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर भावना डर जाती है कि उसका झूठ सामने आने वाला है, क्योंकि काया तो इस वक्त यहाँ आने की हालत में थी ही नहीं। वह अपने चेहरे पर डर तो असली दिखाती है, लेकिन फिर भी झूठ ही बोलती है। आप ये क्या कह रहे हैं सेनापति जी? आप इस हालत में राजकुमारी को अपने पास कैसे बुला सकते हैं? वह एक जासूस है। अगर उन्होंने आपको कुछ कर दिया तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आपका इस वक्त उनसे मिला बिल्कुल भी अच्छा नहीं। उद्धरण चिन्ह। विक्रम को तो पहले ही सर दर्द हो रहा था। भावना की इतनी बक बक उसको परेशान कर रही थी। वह झूंझ कर कहता है, भावना, तुम्हें सिर्फ मेरे आदेश का पालन करना, इतना बोलने की जरूरत नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही भावना चुप हो जाती। वह अनमने ढंग से कहती है, मैं यही चाहती हूँ सेनापति जी, आपके आदेश का पालन होगा। भावना गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से जाती है। भावना मन में सोचती है, सत्यानाश, हद है।
मेरे इतना सब करने के बाद भी सेनापति जी अभी भी उसी लड़की को देखना चाहते हैं। काया, तुम्हारे मरने का अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। तुम बर्दाश्त से बाहर जा रही हो। विक्रम आंखें बंद कर अपना सर दीवार से टिका कर लेट जाता है। उसके दिमाग में फिर से काया घूमने लगती है। विक्रम मन में सोचता है कि क्या ये सब सच है? क्या जो भी भावना ने कहा वह सच है? आखिर तुम्हारा दूसरा मकसद है क्या काया? किस कारणवश तुम अचानक युद्ध क्षेत्र में आ गई? विक्रम ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी एक आदमी उसके पास आता। विक्रम काया के बारे में सोच रहा होता है कि काया यहाँ पर कैसे आई। तभी एक लंबे बालों वाला, सुरीली आंखों वाला, गोरा रंग, लटों में घुंघरालापन, जिसके चलने पर ही आसपास का माहौल बादल जाए ऐसा आदमी अंदर आता है। जो है तो बहुत सुंदर, लेकिन चेहरे पर पीलापन और इतना दर्द छाया हुआ है जैसे वह बरसों का बीमार हो। हल्की मुस्कुराहट लिए वह आदमी विक्रम के पास आता है। दोस्तों, इस आदमी का नाम चंद्र है और यह हमारे विक्रम का निजी सलाहकार है और विक्रम का एक भरोसेमंद दोस्त भी। ये ज्यादातर बीमार रहता है और इसका शरीर सामान्य से ज्यादा गर्म रहता है, इसलिए हमेशा वह अपने हाथ में पंखा लेकर घूमता है, जो दिखने में उसे और भी खूबसूरत बना रहे हैं। चंद्र मुस्कुराकर कहता है, तो आखिरकार तुम ठीक हो ही गए। तुम्हारे इस तरह जख्मी होने पर सारे के सारे सिपाही दिशा विहीन हो गए थे। विक्रम उसे देखकर भी अनदेखा कर अपनी दवा खत्म करने लगता है। तो मेरे निजी सलाहकार होने के नाते तुम क्यों नहीं दुश्मनों से लड़ने की जगह मेरे पास आ गए हो? उद्धरण चिन्ह। विक्रम ताने कसता हुआ कहता है। चंद्र उससे दवाई की कटोरी लेकर टेबल पर रखता है। सेनापति जी, देखो ना आप कितने घायल चुके हो, तो एक वफादार और जिम्मेदार साथी होने के नाते मैं आपसे मिलने तो आऊंगा ही, है ना? लेकिन यहाँ आकर मुझे कुछ और देखने को मिल रहा है। देखा अभी मैंने भावना कितने गुस्से में यहाँ से गई। ऐसा तुमने क्या कह दिया? बेचारी, किस राक्षस से दिल लगा बैठी। तुमने फिर से उसका दिल तोड़ दिया। ये सुन विक्रम गुस्से में कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? भावना सिर्फ मेरे लिए काम करने वाली व्यक्ति है। अगर तुमने फिर से ऐसी बड़ी ही बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चंद्र इतराते हुए करता है, ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाता हूँ। वैसे भी हम सब जानते तुम कितने पत्थर दिल और खड़ूस व्यक्ति हो। तुम्हारी नजर में सब एक जैसे हैं। कौन लड़का और कौन लड़की तुम्हें तो पता ही नहीं। मुझे जानकर बहुत खुशी होगी किस तरह की लड़की भविष्य में तुम्हें पसंद आती है, जिससे तुम प्यार करो। ये सुनकर विक्रम का गुस्सा चेहरा भावुक हो जाता है। उसके मुंह से सिर्फ लड़की शब्द ही निकलता है, क्योंकि इस वक्त उसे काया की याद जो आ जाती है। उसे कहीं ना कहीं अभी भी यही लग रहा है कि उसकी जान सहदेव ने नहीं बल्कि काया ने ही बचाई है। वह चंद्र से पूछता है, बकवास छोड़ो और मेरी बात का जवाब दो। जब मैं बेहोशी की हालत में था तो क्या तुमने देखा था कि मुझे किसने बताया था और कौन मुझे यहाँ तक वापस लेकर आया? उद्धरण चिन्ह। चंद्र बिना किसी संकोच के मुस्कुराकर कहता है, सूबेदार सहदेव ने। मैंने तो उन्हें बाकी सिपहियों के साथ बहुत जल्दी में आपको यहाँ लाते हुए देखा। क्या तुमने राजकुमारी काया को देखा? ये पूछते वक्त सच में विक्रम बहुत उत्साहित था। चंद्र पहले तो थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, राजकुमारी काया? अरे हाँ, मैंने उसे देखा तो था, लेकिन हम सभी इतनी हड़बड़ी में थे कि आपके अलावा मेरा और किसी पर भी ध्यान नहीं गया। उद्धरण चिन्ह। अच्छा ऐसा। विक्रम ये बोलकर मन में ही सोचने लगता है, ये भी वही बात रहा है जो मुझे थोड़ी देर पहले भावना ने बताया। तो ये सच है कि सूबेदार सहदेव ने ही मेरी जान बचाई। तो काया यहाँ क्यों है? क्या भावना की बातें सच है? तभी चंद्र कहता है, वैसे सेनापति एक खुशखबरी है। इस गांव में मैंने हमारे महाराज के जासूसों को खोजा है। ये सुनते ही विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह कहता है, हमारे महाराज और राजकुमार ने हमें मारने के लिए जासूस भेज दीजिए। महाराज, अब तो इस खेल में मजा आएगा। जब इतने सारे लोग मुझे मारने के लिए इतना उतारू हो गए हैं तो मैं उन्हें एक मौका देता हूँ। ये सुनते ही चंद्र का चेहरा उतर जाता है।
उसके चेहरे पर विक्रम के लिए परेशानी साफ नजर आ रही है, क्योंकि विक्रम जो कहता है वह करके ही जाता है, लेकिन उसकी हालत इस वक्त ठीक भी नहीं। इसीलिए यह बात चंद्र को परेशान करती है। वह विक्रम से कहता है, विक्रम तुम ऐसा नहीं। उद्धरण चिन्ह। विक्रम हंसते हुए उसकी बात को बीच में ही काट कर कहता है, मेरे आदेश का पालन हो। ये खबर यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए कि मुझे होश आ चुका है, और यह बात आग की तरफ फैला दो कि मैं बहुत बुरी तरह घायल हुआ हूँ, और मेरे होश में आने के कोई भी आसार नहीं। जब यहाँ खबर उन लोगों के कान तक पहुँचेगी तो वह लोग खुशी खुशी मुझ पर हमला करने आएंगे। आखिर में वह इतना बड़ा मौका अपने हाथ से कैसे जाने देंगे, और वह आज रात ही मुझ पर हमला करेंगे, मुझे यकीन है। चंद्र हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, मैं कितने भी हाथ पैर मार दूं तुम्हें रोक तो सकता नहीं। मैं तो बेचारे उन लोगों के लिए परेशान हूँ जो तुम्हें देखने बाद चूर चूर हो जाएंगे। मैं अभी जाकर सबको खबर कर देता हूँ, अब आएगा ना मजा। विक्रम का आदेश सुनकर चंद्र उसको पूरा करने के लिए जाने लगता है, पर विक्रम उसे रोक देता है। रुको एक बात और। उद्धरण चिन्ह। चंद्र रुक जाता है। विक्रम, जो भी मैंने तुम्हें अभी कहा है वह सब राजकुमारी काया को पता नहीं चलना चाहिए। वैसे भी मैंने भावना से राजकुमारी को मेरे पास भेजने को कहा है। जब हम सब इस योजना को अंजाम दे रहे होंगे तब मैं राजकुमारी को अपने पास ही रखूंगा। चंद्र शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है, क्या बात है सेनापति जी। आप राजकुमारी की रात में परीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन यह मत भूलिएगा कि वह आपकी पत्नी भी है। लेकिन अगर उनका गुनाह साबित हो गया तो ऐसे जासूस के साथ आप क्या करेंगे? विक्रम खड़ूस चेहरा बनाकर कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी जबान आजकल बहुत तेज चल रही है, तलवार की धार से भी तेज। ये सुनते ही मासूम सा चेहरा बनाकर चंद्र वहां से जाने लगता है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं चुप हो जाता हूँ। अब मैं चुप ही रहूंगा और सिर्फ तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा। हंसता हुआ चंद्र वहां से चला जाता है। विक्रम एक गहरी सांस छोड़ता है। जब भी विक्रम चंद्र से मिलता है, चंद्र किसी न किसी कारण उसे गुस्सा दिला ही देता है। चंद्र का व्यक्तित्व ही ऐसा है। उसे विक्रम को परेशान करने में बहुत मजा आता है। चंद्र विक्रम को अपना बड़ा भाई जो मानता है। रात गहरा चुकी थी। विक्रम खिड़की से चांद की तरफ देखता है। खिड़की से वह अर्धचंद्रमा विक्रम को लुभा रहा है। विक्रम एकटक उसकी तरफ देखता है, लेकिन इस खूबसूरत चंद्र पर भी उसे काया ही नजर आ रही है। उसके मन में फिर से वही ख्याल घूमने लगता है कि काया इस वक्त यहाँ क्यों आई, जिस वक्त महाराज ने मुझे मारने के लिए जासूस भेजे। पता नहीं ये कोई संयोग है भी या नहीं, लेकिन इन दोनों घटनाओं का साथ होना मुझे काया पर संदेह करने पर मजबूर कर रहा है। दोस्तों, विक्रम बार बार सिर्फ वही बातें दोहरा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी चाहता था कि काया निर्दोष निकले। जो भी वह काया के बारे में सोच रहा था, कहीं ना कहीं यह बातें उसी के मन के कोने की थी, जो चाहता था कि उसके मन के उस कोने की बात सही हो जाए। वह कोना जो काया को देखना चाहता है, जो काया की फिक्र करना चाहता है, जो काया के पास रहना चाहता है। विक्रम के मन में ही नहीं बल्कि उसकी आंखों में भी यही आस है। विक्रम खुद से ही कहता है, राजकुमारी काया, जब महाराज के जासूस आज रात मुझे मारने आएंगे तब आप क्या करेगी? आप उनका साथ देंगी या मुझे बचाएगी? मुझे उम्मीद है कि आपका असली चेहरा आज रात तो मुझे नजर आ ही जाएगा। विक्रम इन्हीं सब ख्यालों में डूबा होता है। दूसरी तरफ भावना बेहोश काया के पास जाती। भावना काया को देखकर कहती है, राजकुमारी काया, तुम जानती नहीं मैं तुम्हें कितनी बेताबी से मारना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि सेनापति जी तुम्हें देखना चाहते हैं। लेकिन मुझे इस बात की भी उम्मीद नहीं थी कि तुम ना सिर्फ शेरा को बचाओगी बल्कि यहाँ आकर सेनापति जी को भी बचाओगी। हिम्मत तो बहुत है तुम में, लेकिन ये तुम्हारी बुरी किस्मत ही है कि मैं कभी भी सेनापति जी को पता नहीं चलने दूंगी कि तुमने उनकी जान बचाई। तुम्हारी सारी कोशिश भाड़ में जाए। ये कहकर भावना काया के जख्मों को बेरहमी से दबाती है, जिससे काया की चीख निकाल जाती है और वह बेहोशी में ही सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी बड़बड़ाने लगती है।
भावना राक्षसों की तरह हंसते हुए कहती है, अभी भी तुम सेनापति जी को याद कर रही हो, बड़ी चिंता है तुम्हें उनकी। तुम्हारे हाथों को तो देखो जरा, एक राजकुमारी के मुलायम और खूबसूरत हाथ कितनी बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। ये सब तो सेनापति जी को बचाते वक्त ही हुआ होगा, है ना? मुझे तो डर है कि तुम्हारे हाथ दोबारा कभी काम भी करेंगे, या जिंदगी भर तुम अपाहिज हो जाओगी। भावना हंसते हुए उसका हाथ वापस नीचे पटक देती है। खैर छोड़ो, मैं क्यों तुम पर अपना समय बर्बाद करूं। वैसे भी जिस हालत में तुम हो, तुम जल्दी ही मरने वाली हो, मेरे बिना कुछ किए भी। लेकिन तुम्हारी यह हालत सेनापति जी से छुपाने के लिए मुझे तुम्हारे कपड़े बदलने होंगे और साथ में तुम्हारी भी थोड़ मरहम पट्टी करनी होगी। भावना वहां रखे बॉक्सों में काया के लिए कपड़े ढूंढने लगती है। भावना को वहां पर कुछ कपड़े मिल भी जाते हैं। वह काया के कपड़े चेंज करती है। वह जितना हो सके काया को अच्छा दिखाने की कोशिश करती है। फिर वह अपनी एक सुई निकलती है। अब बस मुझे इसे होश में लाना होगा, जिसके लिए मुझे इसकी इंद्रियों पर वार करना होगा। इससे ये कुछ समय के लिए होश में भी आ जाएगी और सेहतमंद भी रहेगी और साथ में हर पल अपनी मौत के करीब भी जाएगी। उद्धरण चिन्ह। फिर भावना अपनी कला दिखाते हुए ऐसा ही करते हैं और काया को अचानक होश आ जाता है। जैसे ही उसे होश आता है, वह सेनापति जी चिल्लाती है। उसकी चीख दूर तक ना जाए, इसीलिए काया फटाफट उसके मुंह पर कपड़ा रख देती है। काया भावना को घूर कर देखती है। उसके गुस्से से भरी आंखें देखकर एक पल के लिए तो भावना का दिल भी दहल जाता है। वह कितनी ही चालाक क्यों ना हो, लेकिन काया के आगे वह कभी नहीं टिक सकती। काया खुद को संभालती हुई उठती है और अपने मुंह से कपड़ा निकालती है। उसे यह जगह अनजान लगती है। उसके बदन में अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। तभी उसे याद आता है कि वह तो विक्रम को बचाते हुए बेहोश हो गई थी। लेकिन जब उसे विक्रम की हालत याद आती है, तो उसका गुस्से से भरा चेहरा उदास हो जाता है। भावना हंसती हुई कहती है, तो तुम्हें होश आ गया? अब क्या यही पड़ी रहोगी? भावना की ऐसी शक्ल देखकर आखिर किसको गुस्सा नहीं आएगा। काया गुस्से में उस पर दहाड़ती है, सेनापति जी कहाँ है? क्या हुआ है उन्हें? वह ठीक तो है ना? भावना पीछे हटते हुए हंसती हुई कहती है, तुम्हें सेनापति जी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सेनापति जी अब मेरी देख रेख में है, लेकिन तुम। काया चिल्लाती है, क्या मैं क्या? भावना फिर हंसती है, खैर छोड़ो। वैसे सेनापति जी तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुनते ही काया का गुस्से से भरा चेहरा गुब्बारे की तरह फूल जाता है। उसका पूजा बदन खुशी से चहचहाने लगता है। इस हालत में भी विक्रम से मिलने के नाम पर वह बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती है। काया खिलखिलाते हुए करती है, सेनापति जी मुझे मिलना चाहते हैं, तो मैं अभी जाती हूँ। काया वहां से बाहर जाने लगती है, पर भावना को कहाँ काया की खुशी बर्दाश्त होने वाली थी। काया को इतना खुश देखकर उसका चेहरा मुरझा जाता है। वह दांत पिसती हुई कहती है, राजकुमारी काया, इतनी भी क्या जल्दी है? जरा रुको तो। मैंने सुना है कि तुमने सेनापति विक्रम की जान बचाई है। तो क्या इतनी खुशी से जाकर तुम सेनापति जी को बताओगी कि तुमने ही उनकी जान बचाई है और फिर वाहवाही बटोरोगी? काया मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, मैं सेनापति जी से ये सब क्यों कहूंगी और मैं उनकी वाहवाही क्यों बटोरूंगी? सेनापति जी की रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है। भावना काया को नीचा दिखाते हुए कहती है, हाँ यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वैसे भी सेनापति जी इस वक्त बहुत कमजोर है। मैं नहीं चाहती कि इस हालत में भी वह तुम जैसी की वजह से परेशान हो। अगर ऐसा हुआ ना तो मुझे बहुत दुख। काया को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वह अपनी कड़क आवाज में कहती है, तुम्हें दुख होगा। बेहतर है तुम अपनी बकवास बंद करो और इस युद्ध में सेनापति जी की सहायता करो। सेनापति जी के विश्वसनीय सदस्य होने के नाते तुम अभी बिना बकवास के काम करो। दिन भर बैठे बैठे फालतू की बातें करती रहती हो और कुछ काम तो तुमसे होता नहीं। काया के मुंह से ये सब बातें भावना को आग बबूला करने के लिए काफी थी। भावना गुस्से में चिल्लाती हुई करती है, तुम्हारी हिम्मत। काया फिर कहती है, तुम्हारी हिम्मत क्या?
तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रही हो। तुम जैसे कमजोर औरत की हिम्मत कैसे हुई सेनापति जी की होने वाली पत्नी से ऐसा। चलो छोड़ो, वैसे भी सेनापति जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती, वैसे भी तुमसे और कुछ तो होगा नहीं। काया भावना का मजाक बनाती हुई उसे हल्का सा धक्का देकर वहां से झूमते हुए चली जाती है। भावना खुद से ही तमतमाते हुए कहती है, मुझ जैसी औरत, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। आखिर है कौन वह सेनापति जी की कुछ नहीं लगती। अगर तुम सेनापति जी की होने वाली पत्नी भी हो तो क्या। भावना शैतानों की तरह हंसते हुए आगे कहती है, तुम्हारे इस टूटे फूटे शरीर से तुम कुछ ही दिनों में मार जाओगी। फिर एक लाश का मुझसे क्या मुकाबला। ये कहते हुए वह अपने काम में लग जाती हैं। दूसरी तरफ विक्रम कक्ष में बैठा हुआ आगे की युद्ध के विषय में सोच रहा था। तभी खिलखिलाती काया धम्म से दरवाजा खोलकर उसके पास आती है। सेनापति जी, सेनापति जी। कमरे में घुसते ही काया विक्रम के इर्द गिर्द घूमकर उसका परीक्षण करने लगती है। वह कभी उसे आगे से देखती है तो कभी पीछे से। विक्रम को सही सलामत देखकर उसकी खुशी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सेनापति जी, क्या आप ठीक हैं? आपको कहाँ कहाँ लगी है? इससे ज्यादा तो आपको नहीं लगी ना? आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? आपकी चोटें मुझे दिखाए ना? उद्धरण चिन्ह। काया सारे सवाल एक साथ दाग देते हैं, लेकिन काया को देखकर विक्रम का ध्यान कहीं और चला जाता है। उसे अपने बेहोश होने से पहले की कुछ धुंधली यादें नजर आती हैं। वह मन में कहता है, जब मैं बर्फ में दबा पड़ा था, उस वक्त मुझे लगा था जैसे काया मेरे पास है। कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हुआ था। लेकिन मुझे अच्छे से याद है मैंने काया को ही देखा था और वह ऐसे ही मुझे पुकार रही थी। विक्रम के कुछ ना कहने पर काया खड़ी होकर उसे देखने लगती है। वह विक्रम के जवाब का इंतजार कर रही थी। आज की कहानी ही समाप्त होती है। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। काया बस विक्रम को देखे जा रही थी। विक्रम अपनी भावनाओं से बाहर निकलता है। जैसे ही वह काया को देखता है, उसका ध्यान सबसे पहले काया के हाथों पर पड़ता है। काया के जख्मी हाथ जगह जगह से बहुत बुरी तरह छील चुके हैं। वह फटाफट काया के हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। काया सीधा उसकी बाहों में गिरती है। वह बड़ी मासूमियत से कहती है, मैं पहले यहाँ पर नहीं थी सेनापति जी। मैं पहले तो महल में ही थी, लेकिन फिर अचानक आप वहां से मुझे छोड़कर चले आए। फिर भी मैं वही रुकी और मैंने आपके व्यक्ति को ढूंढ ही लिया। लेकिन फिर पता नहीं क्यों, बेवजह ही मैं बेहोश हो गई और जब मैं उठी। काया बड़ी मासूमियत से कहती है, लेकिन काया की यह सब बात विक्रम को गुस्सा दिला देती है, क्योंकि उसका ध्यान तो अभी किसी और ही बात पर था। वह कठोर आवाज में काया से कहता है, राजकुमारी काया, आपकी कहानियां सुनने का मेरे पास वक्त नहीं। जवाब दीजिए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? काया फिर से बड़ी मासूमियत से कहती है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये तो मुझे भी नहीं पता सेनापति जी। मुझे बस ये पता है कि मैं बेहोश हो गई थी और जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ पर। काया की बात काटते हुए विक्रम कहता है, काया मेरी बातों को मजाक में मत लो। विक्रम मन में सोचता है, इसे सच में लगता है कि यह मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना सकती है। वहां पर बेहोश हुई थी और यहाँ पर होश में आई हूँ। क्या बेवकूफपना है। विक्रम को अपनी बात ना मानता हुआ देख काया फिर से थोड़ी उदास होती है और विक्रम से कहती है, मैं कोई भी बकवास नहीं कर रही हूँ। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं बगल वाले कक्ष में थी। आपको चोट लगी थी, इसलिए जैसे ही मैं होश में आई सीधा आपके पास चली आई। उद्धरण चिन्ह। विक्रम उसका हाथ झटकता हुआ कहता है, चलो छोड़ो, वैसे भी तुम्हारी बकवास के लिए मेरे पास समय नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। विक्रम खुद से काम दे रहा है, ये सुनकर काया का चेहरा फिर से खिल जाता है। वह बहुत ध्यान से सुनती है। काया उछलकर कहती है, आप मुझसे अपना काम करवाएंगे? बोलिए बोलिए, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी। विक्रम कहता है, तो ठीक है, आज पूरी रात तुम्हें मेरे कक्ष में पहरा देना होगा।
काया बहुत खुश होकर अपनी मुठिया बेचकर विक्रम को दिखाते हुए कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए सेनापति जी। आज पूरी रात मैं यहीं रुककर आपकी रक्षा करूंगी। आप मुझ पर भरोसा रखें। ठीक है, तो तुम अब जा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। काया हंसती हुई कहती है, ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। वहां से जाते जाते काया मन में सोचती है, सेनापति जी ने मुझे अपनी रक्षा के लिए चुना है। काया, अब तो तुम्हें अपनी जी जान लगा देना होगी। इस बार तो मैं पक्का सेनापति जी का भरोसा जीतकर ही रहूंगी। अब किसकी हिम्मत होगी जो मेरे रहते सेनापति जी को नुकसान पहुंचा सके। काया वहां से चली जाती है। विक्रम मन में सोचता है, राजकुमारी काया, अगर तुम सच में जासूस निकली तो मैं तुम्हें अपने ही हाथों से नर्क में भेज दूंगा। काया विक्रम के दरवाजे के बाहर जाकर बैठ जाती है। वहीं बैठे बैठे उसे कुछ घंटे बीत जाते हैं। काया खुद से ही बात करने लगती है, कितनी अजीब बात है। मैंने कुछ खाया भी नहीं और रात भी बहुत हो चुकी है, लेकिन न तो मुझे भूख लग रही है और न ही मुझे नींद आ रही है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दर्जनों सिपाहियों को एक साथ मजा चखा सकती हूँ। हो सकता है मैं बहुत समय तक बेहोश रही इसलिए मुझे अब नींद नहीं आ रही। ठीक ही है, वैसे भी मुझ जैसी बहादुर और ताकतवर शेरनी को कहाँ नींद आने वाली। आज मैं पूरी रात सेनापति जी के साथ यही रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। काया वापस इधर उधर निगरानी रखने लगती है। तभी उसे हवा में कुछ अजीब सी सुगंध आती है। उसे यह सुगंध जानी पहचानी लग रही थी। विक्रम के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है। वह समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। वह बिना कुछ सोचे फुर्ती से दरवाजा तोड़ते हुए कैमरे के अंदर चली जाती है। सेनापति जी की जान खतरे में है। जरूर उन पर घुसपैठियों ने हमला किया होगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही काया अंदर जाती है, वह देखती है कि कुछ घुसपैठिए विक्रम को घेर कर खड़े हुए हैं। विक्रम अभी सोने का नाटक कर रहा है, क्योंकि वह देखना चाहता था कि काया आखिर उन लोगों का साथ देगी या विक्रम का। एक घुसपैठिया तलवार से जैसे ही विक्रम पर वार करने लगता है, काया पास ही रखी हुई कुर्सी उठाकर उसे दे मारती है। वह घुसपैठिया नीचे गिर जाता है। उसे देखकर बाकी सारे घुसपैठिए चौंकना हो जाते हैं। काया दीवार पर टंगी तलवार निकलती हुए दहाड़ कर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते हुए यहाँ आने की, अब मरो। काया का ऐसा रुद्र रूप देखकर वह सभी डर जाते हैं, लेकिन उनके पास लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उनका सरदार कहता है, इसे छोड़ो, पहले उस औरत का काम तमाम करो। सारे घुसपैठिए एक साथ काया पर झपट पड़ते हैं। काया भी बहादुरी से लड़ने लगती है। काया मन में सोचती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक खरोच तक नहीं आने दूंगी। काया अपनी शेरनी की ताकत से सब पर झपट पड़ती है। कक्ष की दीवारें खून से रंगने लगता है। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। एक औरत इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? पूरा कमरा उनकी चीखों से गूंज उठता है। उन घुसपैठियों का सरदार स्थिति भांपते हुए कहता है, तुम दोनों मेरे साथ रुको और बाकी के सेनापति विक्रम का काम तमाम कर दो। ऐसा ही होता है, लेकिन विक्रम की जान खतरे में देखकर काया का जोश और भी बढ़ जाता है। वह दहाड़ती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। काया मन में सोचती है, मैं इन दोनों को एक साथ नहीं रोक सकती। चलो छोड़ो, पहले मैं सेनापति जी को ही बचाती हूँ। वह विक्रम की तरफ बढ़ती है। पीछे खड़े घुसपैठ काया पर वार करते हैं, जिससे काया की पीठ से खून बहने लगता है। काया का शरीर पहले से ही बहुत कमजोर था, इसलिए उसे खून की उल्टियां होने लगती है। घुसपैठियों को यही एक मौका नजर आता है और वह काया पर वार करने लगते हैं। काया के मुंह से बस सेनापति जी ही निकल पाता है। अब इससे ज्यादा विक्रम से बर्दाश्त नहीं होता। वह उठकर फुर्ती से एक घुसपैठिए को उठाकर पटक देता है, लेकिन दूसरा घुसपैठिया काया पर वापस वार करता है, जिससे कि काया विक्रम के ऊपर ही गिर जाती है। काया के पिठ में चाकू घुसा हुआ है और उसे खून की उल्टियां करते देख विक्रम का तो दिल ही तड़प उठता है। विक्रम को देखकर काया बेहोश होते हुए कहती है, सेनापति जी, मुझे मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी रक्षा करने में असमर्थ।
काया बेहोश होकर विक्रम की बाहों में गिर जाती है। काया की हालत देखकर विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। घुसपैठियों का सरदार कांपते हुए कहता है, सत्यानाशी, तो ये जग ही गया। विक्रम गुस्से में कहता है, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचाना चाहिए। ये सुनकर उन सारे कुछ घुसपैठियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तो वह विक्रम के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। उन्हें लगता था कि विक्रम घायल है, इसीलिए वह नहीं उठेगा, और ऊपर से विक्रम उन्हें मारने की कह रहा है। इसका मतलब विक्रम के खुफिया अंगरक्षक अभी भी उसके साथ है। विक्रम की एक ही आवाज में चारों तरफ से उसके अंगरक्षक निकाल कर आते हैं और एक एक कर उन सबको मूली गाजर की तरह काटने लगते हैं। उन सब की चीखें दूर तक गूंज उठती है और कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो जाता है। एक अंगरक्षक विक्रम के पास आकर कहता है, काम पूरा हुआ। विक्रम कहता है, अभी के अभी भावना को लेकर आओ। जी सेनापति जी, ये कहकर वह चला जाता है और बाकी के अंगरक्षक सारी लाशें को ठिकाने लगाने में लग जाते हैं। विक्रम काया की तरफ देखता है और उसका गुस्से से भरा चेहरा दर्द में तड़प उठता है। उसे एहसास ही नहीं था, लेकिन फिर भी काया को इस हालत में देखकर उसे बहुत दर्द हो रहा था। वह भरे गले से कहता है, राजकुमारी काया, मैं तो इन सब के लिए पहले से ही तैयार था। मुझे तो बस आपका परीक्षा लेनी थी। मुझे लगा था कि आप उनके साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश करेगी या फिर ऐसे दिखाएंगे जैसे यहाँ कुछ हो ही ना रहा हूँ। विक्रम की आंखें नम हो जाती हैं। मैंने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन आपको यहाँ रोकने की गलती। विक्रम खुद पर शर्मिंदा होकर सोचकर है, मैंने ये सब कुछ किया, मैंने ही। राजकुमारी, आखिर आप पीछे क्यों नहीं हटी? आखिर आपके मन में चल क्या रहा है? भावना भागते हुए कक्ष के अंदर प्रवेश करती। सेनापति जी, आप ठीक तो है? मैंने सुना कि घुसपैठियों ने आप पर हमला किया। उद्धरण चिन्ह। लेकिन जैसे ही वह विक्रम की बाहों में काया को देखती है, उसके कदम अपने आप ही रुक जाते हैं। भावना बहुत बुरी तरह हौंफ रही है, क्योंकि वह तो विक्रम की सोचकर यहाँ भागते हुए आए थी। उसे रुकता देख विक्रम चिल्लाकर कहता है, अभी के अभी इसे ठीक करो। मुझे ये जिंदा चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इतने में ही सहदेव और चंद्र भी भागते हुए अंदर आते हैं। सहदेव हाफते हुए करता है, क्या हुआ है यहाँ? मैं बाहर से अभी आया, मुझे पता चला कि। काया को ऐसी हालत में देखकर वह भी वही का वही रुक जाता है। सहदेव कहता है, इस लड़की की इतनी बुरी हालत कैसे हुई? पहले तो ये थोड़ी ही बीमार लग रही थी। ये सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बहुत बुरी तरह चौंक जाता है। वह पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा पहले भी का? तो क्या जब तुमने मुझे ढूंढा, काया भी वहां पर थी? हाँ, सेनापति जी, लेकिन मैंने आपको नहीं। इससे पहले कि सहदेव आगे कहता, भावना बीच में ही कूद पड़ती है, ताकि सहदेव सच नहीं बता सके। सेनापति जी, ये तो बहुत ज्यादा घायल है। मुझे नहीं लगता मैं इसे बचा पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। भावना दांत पीसते हुए मन में, मुझे नहीं पता था सहदेव इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। अब मैं सच सेनापति जी से ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकती। अच्छा होगा कि अब यह मर ही जाए। क्या कहा तुमने? तुम इसे नहीं बचा सकती? विक्रम लड़खड़ाती आवाज में कहता है। उससे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। विक्रम से यह बर्दाश्त ही नहीं होता कि काया मरने वाली है। कुछ पल के लिए तो उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका दिल ही बाहर निकाल लिया हो, जैसे किसी ने उसकी सांसें खींच ली हो। विक्रम मन में सोचता है, मैं तो बस इसकी परीक्षा लेना चाहता था, लेकिन अब यह मेरी वजह से मरने वाली है। इसने ये सब बस मुझे बचाने के लिए किया, सिर्फ और सिर्फ मुझे बचाने के लिए। यहाँ तक कि वह इतनी घायल थी, लेकिन फिर भी उसे मुझे ना बचा पाने का दुख हो रहा था। इसने तो मेरे लिए अपनी जान तक की परवाह तक नहीं की और मैंने इसकी जान ही खतरे में डाल दी। विक्रम का पूरा शरीर कांपने लगता है। उसे काया के अलावा अब और कुछ नजर ही नहीं आता। काया की ऐसी हालत देखकर तो चंद्र को भी दुख होता है। चंद्र खुद से कहता है, ये सब क्या हो गया आज? राजकुमारी की यह हालत मेरी वजह से ही हुई है। मैंने ही तो यह उपाय दिया था। एक छोटे से परीक्षण के चक्कर में आज राजकुमारी अपनी जान गंवाने वाली है।
विक्रम कंपकपाती आवाज में कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सा उपाय करोगी, तुम किसे बुलाओगी, तुम कौन कौन सी जड़ी बूटियां लाओगी, लेकिन तुम्हें किसी भी हालत में इसकी जान बचानी ही होगी। अगर इसे कुछ भी हुआ, तो इसके साथ साथ मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा। विक्रम का ये रूप देखकर भावना पूरी तरह कांप जाती है। उसकी जान तो जैसे उसके हलक में ही आ जाती है। वह कांपती आवाज में कहती है, सेना सेनापति जी, यह चाकू उनकी नसों में बहुत बुरी तरह घुस चुका है। मैं अभी इसे नहीं बचा पाऊंगी। मैं क्या, खुद भगवान भी इसे नहीं बचा पाएगा, तो मैं कैसे। भावना की बात खत्म भी नहीं होती कि तभी एक चिंता भरी आवाज सबको सुनाई देती है। मुझे इस पर विश्वास नहीं। किसने कहा कि यह मरने वाली है? उद्धरण चिन्ह। सब आवाज की तरफ देखते हैं। शेरा गुस्से से भावना को देख रही थी। भावना मन में जहरीली, ये यहाँ क्या कर रही है? तो क्या काया ने इसे सच में से ढूंढ लिया? भावना खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है। वह शकपका कर कहती है, शेरा तुम वहां से भाग आई। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हें तो अभी आराम करना चाहिए। तुम सेनापति जी के घर क्यों नहीं रुकी? इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? शेरा गुस्से में आगे बका भावना के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रिसिर देती है। भावना सीधा जमीन पर गिरती है और उसे दिन में ही तारे नजर आने लगते हैं। वह बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाती है। वह शेरा के ऊपर चिढ़ती है, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? शेरा शैतानी हंसी हंसते हुए कहती है, मैंने तुम्हें तुम्हारे बेकार होने के लिए थप्पड़ मारा, और इसलिए भी थप्पड़ मारा क्योंकि तुम ना तो इलाज कर सकती हो और इलाज के समय को आगे बढ़ाए जा रही हो। अगर राजकुमारी जी मर गई ना, तो सेनापति जी से पहले मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। भावना समझ जाती है कि शेरा को सब पता है। वह वही की वही जड़ हो जाती है, क्योंकि वह शेरा और सहदेव से एक साथ नहीं लड़ सकती और ना ही वह अब आगे और कोई चाल चल सकती है। विक्रम थोड़ा खुश होकर कहता है, शेरा क्या तुम इसे बचा सकती हो? शेरा आत्मविश्वास से कहती है, हाँ बिल्कुल। शेरा अपनी जेब से कुछ औषधियां निकालती है। वह उन औषधियां को जल्दी जल्दी पिसकर काया को पिलाती है, और कुछ चांदी की सुई से उसके खास जगह पर वार करती है, जिससे कि काया के दिल की धड़कन और सांस लेने की गति थोड़ी धीमी होती है। शेरा कहती है, सेनापति जी, इन्हें कुछ भी नहीं होगा। अभी कुछ पल के लिए मैंने इनके दर्द की और उनके शरीर की गति धीमी कर दी है। आप मुझ पर भरोसा रखें सेनापति जी, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। काया बिल्कुल शांत विक्रम की बाहों में लेटी है, जैसे उसे कोई दर्द ही ना हो रहा हो। शेरा फिर से चिल्लाकर कहती है, अब कोई मुझे बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है, या सबको साफ सुन गया है? विक्रम बड़े प्यार से काया की तरफ देखते हुए कहता है, सिर्फ और सिर्फ मुझे बचाने के लिए काया ने अपनी जान खतरे में डाल दी। उन सारे घुसपैठियों से लड़ते लड़ते उसे इतनी सारे गांव झेलना पड़े। सेनापति जी के साथ हमेशा ही एक अंगरक्षकों का दल चलता है, वह भी ऐसा जिसके होने तक की भनक दूसरों को नहीं लगती, और मैं आपकी बात पर विश्वास कर लूं। उद्धरण चिन्ह। शेरा गुस्से में और विक्रम को ताना मारते हुए कहती है, क्योंकि उसे पता था विक्रम के कहने पर यह सब हुआ होगा, वरना उसके बिना मर्जी के काया के साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। शेरा सब कुछ समझ जाती है। वह हंसते हुए कहती है, आप राजकुमारी की परीक्षा ले रहे थे। सिर्फ राजकुमारी जैसी भोली लड़की की परीक्षा लेने के लिए उनकी यह हालत। शेरा को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर उसका बस चलता तो वह बिना एक पल भी गवाया विक्रम को भारी नुकसान पहुंचती। लेकिन उसने अपने माता पिता को विक्रम की रक्षा करने का वचन दिया था। वह सिर्फ दांत पीसकर ही रह जाती है। चंद्र शेरा को शांत करते हुआ कहता है, शेरा अपनी जबान संभाल कर बात करो। शेरा उसी पर बरस पड़ती है, तुम मुझसे कह रहे हो मैं अपनी जबान संभाल कर बात करूं? तुम्हें पता भी है सिर्फ मुझे बचाने के लिए राजकुमारी ने कितना कुछ झेला है। मुझे बचाने के लिए उनकी हालत कैसी हो गई थी। मरते मरते बची थी वह। अभी 2 दिन भी नहीं हुए उन्हें ठीक हुए और वापस उनकी वही हालत हो गई।
सेनापति जी, आपको अंदाजा भी है। जब उन्होंने आपके बारे में सुना तो वह बिना आराम किए एक पल भी गंवाए यहाँ आने के लिए निकल गई। उन्होंने अपने आप की भी परवाह नहीं की। मैं कब से इनका पीछा कर रही हूँ, लेकिन यह इतनी तेज थी कि मैं इन तक पहुँच भी नहीं पाई। इन्होंने इस बड़ी ही हालत में भी आपको ढूंढा। शेरा काया के हाथ विक्रम को दिखाते हुए कहती है, इन्होंने अपने आप की बिना परवाह किए आपको बर्फ से बाहर निकलने के लिए अपनी ऐसी हालत कर ली। हाथ देखे हैं आपने इनके। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको इन पर विश्वास नहीं। अरे आप लोग इंसान हैं या हैवान? शेरा बिना रुके बोले जा रही थी और यह सब सुनकर विक्रम और चंद्र दोनों ही चकित हो जाते हैं। विक्रम ने काया के हाथों को दिखा तो था, लेकिन उसे नहीं पता था कि काया इतनी बुरी हालत में है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके दिलों दिमाग को झंझोर कर रख दिया हो। उसके मुंह से बस इतना ही निकलता, तो क्या मैंने जो भी देखा वह सच है? शेरा फिर से कहती है, राजकुमारी के हाथ इतने जख्मी हो गए हैं कि फिर कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। राजकुमारी जी कभी लिख नहीं पाएंगी। कितनी बदकिस्मत है राजकुमारी जी आप। आपने जिसे बचाने के लिए इतनी मेहनत की, उसी ने सिर्फ एक परीक्षण के लिए आपकी जान खत्म में डाल दी। सहदेव चौंक कर कहता है, यह क्या कह रही हो तुम? कि इनकी चिकित्सा अभी तक नहीं हुई। ये कभी अपने हाथों से लिख नहीं पाएंगी। वह भावना की तरफ देखते हुए कहता है, भावना तुमने तो कहा था कि तुम इसका इलाज करोगी, इसीलिए मैं इसे पास वाले कक्ष में छोड़ कर गया था। तो क्या तुमने अभी तक इनका इलाज नहीं किया? ये सुनते ही विक्रम भभकता हुआ, भावना, चिल्लाता है। भावना उसके गुस्से से इतनी बुरी तरह कांप जाती है कि वह खड़ी खड़ी वापस नीचे गिर जाती है। क्या ये सब सच है? भावना कांपती आवाज में, हाँ, ये सब सच है, लेकिन मैं आपकी साथी होने के नाते एक जासूस की जान कैसे बचा सकती हूँ? इसने पहले जय सिंह को मारने की भी तो कोशिश की थी। ये सब शेरा से और बर्दाश्त नहीं होता और वह गुस्से में भावना की गर्दन पर वार करती, जिससे कि भावना वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। चंद्र भावना को संभालते हुए कहता है, तुम इसे कैसे नुकसान पहुंच सकती हो? शेरा कहती है, तुम तो चुप ही रहो। मैं इसे क्यों नुकसान नहीं पहुंचा सकती? अरे मेरा बस चले तो मैं इसे अभी के अभी मार दूं। खैर मानो कि मैंने इसे सिर्फ बेहोशी किया। चंद्र अपने ज्ञान का प्रयोग कर वापस भावना को होश में लाता है। होश में आते ही भावना बड़ी ही मासूमियत से विक्रम की तरफ देखने लगती है। वह झूठे आंसू दिखाते हुए विक्रम से कहती है, सेनापति जी, मैं तो आपकी बहुत अच्छी साथी हूँ, लेकिन आपके रहते हुए इसने मुझे सबके सामने नुकसान पहुँचाया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सेनापति जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। विक्रम का गुस्से से भरा चेहरा देखकर भावना मन में सोचती है, चलो मेरे लिए ये तो अच्छा ही हुआ कि शेरा ने मुझ पर वार किया। सेनापति जी को इसी बात से नफरत है कि कोई उनके साथियों पर वार करे, उन्हें नुकसान पहुंचाए। शेरा ने मुझे राजकुमारी की वजह से नुकसान पहुंचाया। अब तो ये दोनों गए। शेरा उसकी बात करते हुए कहती है, सेनापति जी, मैंने आपके बनाए नियमों का उल्लंघन किया है। जो भी सजा होगी मैं बाद में भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे राजकुमारी का इलाज करना होगा। विक्रम बड़े ही प्यार से काया को उसके बिस्तर पर सुला देता है। वह बड़े ही प्यार से काया के सर पर हाथ फेरता है। शेरा, तुम सबसे पहले राजकुमारी की जान बचाओ और जो भी जरूरत हो तुम मुझसे कह सकती हो, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तो भावना की भौचक्की रह जाती है। पर सेनापति जी, आप अपने ही नियमों को कैसे तोड़ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। विक्रम बहुत ही कड़क आवाज में कहता है, राजकुमारी काया का उपचार दोपहर से ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन ना तो ऐसा हुआ, ना ही मेरे होश में आने के बाद तुमने मुझे ये सब बताया। तुमने तो मुझे कुछ और ही बात बताई थी। अब यह मत कहना कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी जान सहदेव ने बचाई या काया ने। विक्रम भावना पर दहाड़ रहा है और वह थर थर कांप रही है। भावना से तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। उसे उसके सामने स्वयं यमराज नजर आ रहे हैं। विक्रम उससे कड़क आवाज में कहता है,
क्या तुम्हें सच में नहीं पता था कि मुझे राजकुमारी काया ने बचाया है? और तुम जो राजकुमारी को बचा भी नहीं पा रही थी। शेरा इन्हें इतनी आसानी से बचा सकती है, जबकि तुम तो इस काम में उसे भी कहीं गुना ज्यादा अच्छी हो। भावना की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे अपनी नया डूबते हुए नजर आती है। भावना कांपते हुए हाथों से विक्रम का हाथ पकड़ती है। वह फिर से बहुत भोला चेहरा बनाती है। सेनापति जी, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं सच कह रही हूँ। आप एक पराये की बात पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये सब नहीं पता था। मैंने तो सहदेव को आपको लाते हुए देखा था और मैंने इलाज किया था। अगर नहीं करती तो यह चल भी नहीं पाती, पर ये तो सही सलामत आपके सामने थी और अभी इतनी बुरी तरीके से घायल हुई कि मुझे नहीं लगता कि मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। विक्रम उससे कहता है, अच्छा, शेरा जहर बनाने में और जहर का तोड़ निकालने में सर्वश्रेष्ठ है और तुम उससे उल्टा इन सब चीजों में सर्वश्रेष्ठ हो। लेकिन इसे तुम नहीं बचा सकती, लेकिन शेरा बहुत आसानी से बचा सकती है। मुझे ऐसा लगता है मैंने तुम्हें लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। विक्रम बहुत जोर से भावना पर चिढ़ता है। भावना वापस नीचे गिर जाती है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सेनापति जी। मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं आपसे कैसे झूठ बोल सकती हूँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। भावना मन में सोचती है, सेनापति जी का मतलब क्या है? कहीं वह मुझे यहाँ से बाहर निकले तो नहीं वाले। भावना विक्रम के पैरों में गिरकर उससे माफी की भीख मांगने लगती है, लेकिन उसका गिड़गिड़ाना भी विक्रम पर कोई असर नहीं डालता। उसकी ऐसी हालत देखकर चंद्र और सहदेव एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन वह दोनों ही भावना का साथ नहीं देते, क्योंकि कहीं ना कहीं सच तो उन्हें भी पता था और उनके मन में भी भावना के लिए खटास पैदा हो गई थी। विक्रम दोनों से कहता है, इस औरत को मेरी आंखों के सामने से लेकर जाओ। ये सुनते ही दोनों गहरी सांस लेते हैं और भावना से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन भावना उनकी बात नहीं सुनती। वह फिर से विक्रम के आगे जाकर उससे माफी मांगने लगती हैं। वह दोनों विक्रम का गुस्सा जानते थे, इसीलिए भावना का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हैं। भावना, सेनापति जी चिल्लाती रह जाती है। विक्रम एक गहरी सांस लेता है। उसे भावना से इन सब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वह शेरा से पूछता है, शेरा तुम इसे बचा तो लोगी ना? शेरा आत्मविश्वास से कहती है, हाँ, मेरे रहते इन्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये कहते ही शेरा का चेहरा मुरझा जाता है। शेरा का लेकिन विक्रम के दिल में छुरी की तरह चुभता है। शेरा आगे कहती है, और तो कुछ भी नहीं, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ेगा। शेरा अपनी कला से काया के दिल के पास वार करती है, जिससे कि काया को अचानक ही होश आ जाता है। वह बहुत दर्द में चीखकर उठती है। विक्रम फटाफट उसे अपनी बाहों में ले लेता है। काया तड़पने लगती है। विक्रम उसे कसकर पकड़ लेता है। राजकुमारी, आप ज्यादा हिलिए मत, आपको बहुत कष्ट होगा, शेरा कहती हैं। काया अपनी धुंधली नजरों से भी विक्रम को पहचान देती है। वह दर्द में ही विक्रम की तरफ हल्के से मुस्कुराती है। काया की मुस्कुराहट विक्रम के चेहरे पर तमाचे का काम करती है, जो विक्रम को साफ महसूस हो रहा था। शेरा कहती है, राजकुमारी काया, आप अभी भी बहुत बुरी स्थिति में है। मैं इस समय आपको जबरदस्ती होश में लाई ताकि आप कोमा में न चली जाए, लेकिन अब आगे जो भी इलाज होगा उसके लिए आपका जगह रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर अभी भी वह जहर है। आपका अब सारा इलाज होश में रहते हुए करना होगा। ये सुनकर भी हमारी भोली काया बड़े ही मासूमियत से कहती है, हाँ, क्यों नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। ये सुनते हैं काया पर विक्रम की पकड़ और मजबूत हो जाती है। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर चोट लगने पर सभी को दर्द होता है। विक्रम को यहाँ अच्छे से पता है। इतने बड़े घाव का इलाज होश में रहते हुए करना, ये सोचकर ही विक्रम का दिल में दहलका मचना तो पक्का है। और फिर काया ने तो इतनी मासूमियत से कह दिया। वह तो हंसकर सारे कष्ट सहने के लिए तैयार है। विक्रम तो बस काया को देखता ही रह जाता है। वह तो कुछ बोल ही नहीं पाता। काया को मुस्कुराता देख शेरा को उसके ऊपर गुस्सा आता है।
कैसी लड़की है जिसने उसके साथ बहुत बुरा किया, उसे देखकर मुस्कुरा रही है। शेरा सोचती है, उसे तो काया समझ ही नहीं आती। हल्के से मुस्कुरा कर काया कहती है, सेनापति जी आप तो ठीक है ना। ये सुनकर विक्रम भरे हुए गले से हाँ कर पाता है। काया को ऐसे देखकर शेरा का दिमाग खराब हो जाता है। वह झन्नते हुए कहती हैं, दिमाग खराब है तुम्हारा? अभी भी तुम किसी और के बारे में सोच रही हो। अच्छा होगा तुम अभी खुद के बारे में सोचो। शेरा विक्रम से चिल्लाते हुए कहते हैं, और अच्छा होगा आप पहले इनके कपड़ों को फाड़ दीजिए, ताकि मैं आसानी से इनका इलाज कर सकूं। क्योंकि सबसे पहले मुझे ये चाकू बाहर निकलना पड़ेगा। ये सुनकर विक्रम को थोड़ा अजीब सा लगता है। वह तो ये सपना में भी नहीं सो सकता। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, माँ, मैं राजकुमारी के कपड़े फाड़ दूं, पर काया के हाथ में ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो एक आदमी हूँ। शेरा आंख दिखाते हुए कहती है, ओ तो इस हालत में भी आपको इन सब बातों की दिख रही है, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, यह आपकी होने वाली पत्नी है। अपने नाटक बंद कीजिए और जल्दी कीजिए, मुझे इनका इलाज भी करना है। ये सुनकर विक्रम हाँ तो कर देता है, लेकिन उसके हाथ और उसकी आंखें दोनों लड़खड़ा रही है। वह काया को बड़े ही आराम से और बहुत ही प्यार से अपने कंधे पर लेटा देता है, जिससे कि काया की पीठ उसकी तरफ रहे। इतने में ही हमारे विक्रम के दिल की धड़कनें तेज हो जाती। वह बड़े प्यार से काया का सर कहलाता है। वह उसके कान में धीरे से कहता है, ऐसे ही रहना काया, कुछ ही देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। तभी विक्रम को काया के पेट पर घाव के निशान नजर आते हैं। विक्रम मन में सोचता है, इतने सारे घाव तो सिर्फ एक योद्धा के शरीर पर ही हो सकते हैं, लेकिन इनमें से तो कहीं घाव ताजा भी हैं। यह क्या राजकुमारी, आप मेरे लिए और कितना करेंगे? मैंने तो आपका कभी भी भला नहीं किया, ना ही आपका भला चाहा। फिर भी आपने। विक्रम की परेशानी काया भाप लेती है। वह लड़खड़ाते हाथों से विक्रम को गले लगाती है। वह बहुत धीमे से कहती है, चिंता मत कीजिए सेनापति जी, मुझे कुछ नहीं होगा। यह अजीब सा एहसास कैसा है? मैंने सेनापति जी के पास पहले तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सेनापति जी बहुत उदास है, लेकिन वह तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। और अब तो उनके घाव भी ठीक होने लगे हैं। उद्धरण चिन्ह। काया ये सब सोच रही होती है कि तभी उसकी बहुत तेज चीख निकाल जाती है, क्योंकि शेरा ने उसके पीठ से खंजर निकाल लिया था। काया का पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी इस चीख से एक पल के लिए तो विक्रम की भी हिल जाता है। वह काया के पीले चेहरे की तरफ देखता है। उसका चेहरा देखकर विक्रम का चेहरा भी सफेद पड़ जाता है। राजकुमारी, अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आप मेरे कंधे को काट सकती हैं, इससे आपका ध्यान भटक जाएगा। विक्रम कहता है। काया की हालत बेहोश होने जैसी हो गई, लेकिन फिर भी उसका जगह रहना बहुत जरूरी था। वह कहती है, मैं कर सकती हूँ। इतने में ही शेरा अपनी सुइयों से काया पर वार करती है। वह काया के दर्द की वजह से उसका इलाज बीच में रोकना नहीं चाहती थी। काया के शरीर में जारा की आत्मा है, लेकिन उसका शरीर तो इंसानों का है। इन वारों से तो काया के आंसुओं की धाराएं बहने लगती है। विक्रम हिम्मत वाला तो बहुत था और यह सब उसने कई बार देखा है, लेकिन फिर भी उसका बस चलता तो वह शेरा को अभी रोक देता। शेर कहती है, ये सुइया तुम्हें दर्द तो देगी, लेकिन साथ ही तुम्हारी चोटों के लिए भी अच्छी है। वैसे खून का बहाना भी रुक जाएगा, अब दर्द तो आपको सहन करना ही होगा राजकुमारी। विक्रम अब बोल ही पड़ता है, और कितना समय लगेगा? शेरा बहुत बुरी तरह हंसने लगती है। वह विक्रम को ताने मारकर कहती है, बहुत जल्दी है आपको। शेरा अपनी जड़ी बूटियां निकालकर काया का उपचार करती है। वह विशेष तरह की जड़ी बूटियां प्रयोग में लाती है। कुछ समय पश्चात काया का उपचार पूर्ण होता है। शेरा उसको पटरियां बांधकर गहरी सांस लेती है। फू, आखिरकार हो ही गया। शेरा गहरी सांस लेती है। यही हालत विक्रम की भी है। वह काया का मुंह अपनी तरफ करके भरे गले से कहता है, राजकुमारी आप ठीक है? उद्धरण चिन्ह। विक्रम को देखते ही काया फिर से अपने चेहरे पर सारे दर्द को बुलाकर कहराते हुए कहती है,
मैं ठीक हूँ, आप इतना परेशान मत होइए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही काया फिर से बेहोश हो जाती है। ये देखकर तो विक्रम के दिल को हल्का सा धक्का लगता है। उसे लगता है कहीं फिर से काया को कुछ हो तो नहीं गया। वह किया को जोर जोर से हिलाने लगता है। राजकुमारी, राजकुमारी, आप ठीक तो है? शेरा उसके पास आकर उसे घूर कर कहती है, अब इन्हें चैन की नींद सोने दीजिए। यह इनकी सेहत के लिए अच्छा ही होगा। काया विक्रम की गोद में ही सो जाती है। विक्रम बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है। विक्रम काया के सर से अपने सर को लगाकर राहत की सांस लेता है। विक्रम धीरे से कहता है, ये तो बहुत अच्छा है राजकुमारी। आप जल्दी से ठीक हो जाए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बार आप ठीक हो जाए, तो फिर मैं वादा करता हूँ कभी भी आप पर शक नहीं करूंगा, आपकी हर बात में साथ दूंगा, आपका हर बार विश्वास करूंगा। विक्रम काया को आराम से पलंग पर सुलाता है और उसे चद्दर ओढ़ा देता है। विक्रम को इतनी परवाह करते देख शेरा को उस पर फिर से गुस्सा आता है। जिस समय काया को विक्रम की जरूरत थी, उस समय तो उसने उसकी कोई परवाह नहीं की, और अब जब काया को उसकी कोई जरूरत नहीं, तो वह काया की परवाह कर रहा है। शेरा तमाती हुई कहती है, सेनापति जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा राजकुमारी को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। विक्रम काया की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं शेरा। अब मैं ना तो राजकुमारी को कभी नुकसान पहुंचाऊंगा और ना ही कभी किसी की इतनी हिम्मत होगी कि वह राजकुमारी का बाल भी बांका कर सके। शेरा अपने सामान समेटते हुए कहती है, उम्मीद है आप अपनी बात पर खड़े उतरेंगे। आप मुझे शिकायत का कोई और मौका नहीं देंगे। खैर, अब मैं चलती हूँ। इस वक्त भी शेरा बहुत गुस्से में थी। विक्रम शेरा को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। वह जानता है कि शेरा का अगला कदम क्या होगा। विक्रम गंभीर होकर कहता है, शेरा, क्या तुम्हें भावना को सजा देने की इतनी जल्दी है? शेरा गुस्से में कहती है, हाँ है। तो क्या अब आप मुझको रोकेंगे? विक्रम काया की तरफ देखकर कहता है, उसे मारना मत, जिंदा रखना। शेरा, हाँ। शेरा वहां से चली जाती है। वह मन में सोचती है, मुझे लगा था कि सेनापति जी मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक ही है, उन्हें सही समय पर अकल तो आई। वहीं दूसरी तरफ भावना तहकने के एक कमरे में पड़ी दर्द से कह रहा रही है। वह बाहर खड़े सिपाहियों से गिरा कर कहती है, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे सेनापति जी से मिलना है। निकालो मुझे बाहर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुना, छोड़ो, मुझे सेनापति जी से मिलना है। छोड़ो मुझे, मैं उनसे अपने लिए इंसाफ मांग कर ही रहूंगी। उसे जहरीली ने मुझे जहर देने की कोशिश की। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। भावना मन में कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं शेरा। तुम्हारी वजह से ही वह औरत आज जिंदा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जहर देने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं उन दोनों चुड़ैल को मारकर ही दम लूंगी। उन दोनों की वजह से अब तो सेनापति जी भी मुझसे नाराज है। उन दोनों की मौत तो मेरे हाथों ही लिखी है। भावना का चेहरा देखने लायक है। उसके चेहरे पर गुस्सा, नफरत, घृणा और दर्द चारों साफ नजर आ रहे हैं। तभी गुस्से से भरी शेरा वहां पर आ जाती है। शेर को देखते ही भावना चुप हो जाती है। शेरा घूरते हुए कहती है, बड़ा जोश है तुम में। तुम्हारी चीखें बाहर तक सुनाई दे रही है। शेरा को देखते ही भावना उसे मारने के लिए उस पर कूद पड़ती है। भावना, आखिर क्या किया है तुमने मेरे साथ? अभी के अभी मुझे ठीक करो। शेरा बहुत गुस्से में तो थी ही, वह अपने हाथ से एक थप्पड़ भावना को जती है और भावना वही नीचे गिर जाती है। चिल्लाना बंद करो, लगता है मेरे दिए हुए जहर ने तुम पे ज्यादा असर नहीं डाला। शेर करती है। शेरा शैतानी हंसी हंसते हुए अपनी सुइयां बाहर निकलती है। ये देखकर भावना डर कर पीछे हटती है। मैं नहीं, तुम मेरे साथ है। ऐसा नहीं कर सकती। सेनापति जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पागल हो गई हो क्या? भावना को पता था कि शेरा अब क्या करने वाली है। उसका चेहरा जैसे पीला पड़ जाता है।
उसके हाथ थर थर कांपने लगता है। शेरा हंसते हुए कहती है, सेनापति जी। हा 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 हा। सेनापति जी इस वक्त अपनी होने वाली पत्नी के साथ व्यस्त है। उनके पास तुम्हारे लिए बिल्कुल भी समय नहीं। ये सुनकर भावना का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। वह तमाकर कहती है, क्या उनकी पत्नी? क्या सच में वह चुड़ैल, वह जासूस उनकी पत्नी होने का दर्जा देने के योग्य है? तुम उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही शेरा तेजी से भावना के बाल पकड़ लेती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। शेरा कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? वह भावना के कंधे पर एक सुई घुसा देती है। भावना बहुत तेज चीखती है, आ पागल औरत, क्या तुम भी उस चुड़ैल के झांसे में आ गई हो? तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो? भावना कहराने लगती है। शेरा के हर वार के साथ उसका दर्द बढ़ता जाता है। शेरा उसे तड़पाना जारी रखती है। भावना की चीखें तेज होती जा रही है, लेकिन फिर भी शेरा बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भावना कौन है और वह उनकी सेना के लिए कितनी जरूरी है। भावना के सवाल पर शेरा हंसते हुए जवाब देती है, क्योंकि मुझे राजकुमारी की मदद करना बहुत पसंद है और मैं करूंगी। आह, बहुत दर्द हो रहा है। रुको, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। पागल औरत, छोड़ा मुझे। तुम मुझे मारना चाहती हो। अभी बताती हूँ तुझे, मुझे अभी के अभी सेनापति जी से मिलना है। आ शेरा कसकर उसके बाल पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचती है। शेरा उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। अभी तुमने ही तो कहा तुम्हारा जहर उतारने के लिए। मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। भावना कहराते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो। कोई भी वह व्यक्ति तुम्हारी तरह किसी को नहीं बचाता। शेरा शैतान की तरह मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन मेरा इलाज तो ऐसे ही होता है। माना कि थोड़ा दर्द होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम्हें तो बस ये 3 दिनों तक बर्दाश्त करना है और तुम चिंता मत करो, तुम इस दर्द का आराम से मजा ले, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। भावना कहराते हुए जमीन पर धम से गिर जाती है और शेरा से कहती है, मत जाओ, कहीं मत जाओ। तुम यहाँ मुझे बचाने तो बिल्कुल भी नहीं आई। तुम तो उस चुड़ैल के लिए मुझसे बदला लेने आए हो। शेरा हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, अब करी ना तुमने काम की बात। भावना, राजकुमारी अब मेरे रक्षा कवच के अंदर है, और अब तुम क्या किसी ने भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं उसे वही के वही मौत के घाट उतार दूंगी। फिर चाहे वहां सेनापति जी हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। भावना का पूरा चेहरा पीला पड़ चुका है। उसका शरीर थर थर कांप रहा है, लेकिन फिर भी उसका घमंड वही का वही है। वह गुस्से में शेरा से कहती है, ओ, तो तुमने अपने मुंह से काबुल कर ही लिया कि तुम मुझे अपने व्यक्तिगत कारण से सजा दे रही हो, जो हमारी इस सेना में अपराध है। तुम अच्छे से जानती हो शेरा, अपने सहकर्मियों को बिना किसी मतलब मारने की क्या सजा होगी। बस 3 दिन, 3 दिन की तो बात है। उसके बाद तो मैं ठीक होगी ना। फिर तुम देखना, जब मैं तुम्हारा असली चेहरा सेनापति जी के सामने लाऊंगी, तब तुम्हारा क्या होगा। सेनापति जी तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। शेरा जोरदार ठहाके लगाकर हंसती है और एक तीखी नजरों से कहती है, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ आई हूँ तो सेनापति जी की आज्ञा लेकर। ये सुनते ही भावना के चेहरे से दर्द और गुस्सा गायब हो जाता है और उसकी जगह जलन, नफरत और एक अजीब सा दर्द ले लेती है। शेरा को भावना की आंखों में विक्रम के लिए आकर्षण साफ नजर आता है। भावना चौंक कर कहती है, क्या सेनापति जी की आज्ञा से? यह असंभव है। तुम जैसी लड़की से मुझे यही उम्मीद थी। तुम सेनापति जी और मेरे बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रही हो। सेनापति जी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। तुम अपनी बकवास बंद करो। अपने अंधे प्यार की वजह से भावना को कहीं ना कहीं यकीन है कि विक्रम उससे प्यार करता है। शेरा भावना पर हंसते हुए कहती है, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। तुम्हें पता होना चाहिए भावना, कि सेनापति जी के लिए तुमसे भी ज्यादा जरूरी राजकुमारी काया है। वह उनकी होने वाली पत्नी है।
ये सुनकर भावना जमीन पर पड़ी पड़ी ही चीख कर कहती है, वापस आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तुलना उस चुड़ैल से करने की? मैं तुम पर रत्ती भर विश्वास नहीं करती। उसे अनदेखा कर शेरा वहां से चली जाती है। भावना दर्द और गुस्सा में जमीन पर अपना हाथ पटक पटक कर मारती है और सोचती है, जरूर उस चुड़ैल ने मेरे विक्रम को कुछ ना कुछ कर दिया होगा, वरना वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं काया, तुम्हारी मौत पक्का मेरे ही हाथों से होगी। रात गहराने लगती है लेकिन काया को अभी तक होश नहीं आया। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है विक्रम की घबराहट बढ़ती जा रही है। विक्रम के कमरे में काया बेहोश पड़ी है। विक्रम उसके पास बैठा अफसोस जता रहा है। हालांकि काया के चेहरे पर सुकून के भाव है, लेकिन विक्रम का चेहरा उदासी से लटका हुआ है। अगर विक्रम का कोई भी सहकर्मी उसे इस हालत में देखे तो उसे यकीन ही ना हो कि विक्रम कभी इस तरीके से भी किसी की चिंता कर सकता है। विक्रम काया के सर पर हाथ फेर कर कहता है, राजकुमारी काया, जब आप होश में थी तब कितनी खूबसूरत लगती है। आपका ये शांत चेहरा मेरे मन में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल पैदा कर रहा है। विक्रम गहरी सांस छोड़ना है। उसकी आंखों में काया के लिए दर्द और प्यार एक साथ नजर आ रहे हैं। काया बेहोश है इसलिए विक्रम अपने दिल का हाल उसे बेझिझक बताने लगता है। राजकुमारी काया, वैसे तो हर वक्त आप मुझे सेनापति जी कहकर पुकारती रहती है, लेकिन अब आप कुछ भी नहीं बोल रही हैं। मेरा मन बेचैन होने लगा है। आपका शांत स्वरूप मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उद्धरण चिन्ह। विक्रम का गला भर आता है। वह काया के हाथ को बहुत ही प्यार से पकड़कर कहता है, उठ जाए, कृपया कर उठ जाए राजकुमारी। अगर आप उठ गई और पहले जैसी स्वस्थ और नटखट हो गई ना, तो मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो भी कहेंगी मैं मानूंगा। मैं आप पर कभी शक नहीं करूंगा, आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। कृपया उठ जाए। उद्धरण चिन्ह। काया के शरीर में कोई भी हलचल ना देखकर विक्रम निराशा से अपनी आंख बंद कर लेता है। तभी काया की अंगुलियां हिलती है। विक्रम को महसूस होते ही उसके शरीर में जैसे एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वह हल्के से मुस्कुरा देता है। उसकी आंखें चमकने लगती है। हालांकि अभी भी उसके चेहरे पर ज्यादा बदलाव नहीं आए। धीरे धीरे काया को होश आने लगता है। काया धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उसके शरीर में अभी भी तेज दर्द हो रहा है। विक्रम काया के हाथों को कसकर पकड़ लेता है, जैसे वह होश में आते ही कहीं भाग जाएंगी। खुशी में विक्रम के मुंह से निकाल पड़ता है, राजकुमारी। काया उठने की कोशिश करती है। विक्रम उसको सहारा देकर उठाने लगता है। वह बहुत ही प्यार से उसकी मदद करता है। राजकुमारी, आप ठीक तो है? उद्धरण चिन्ह। काया अपना सर विक्रम के कंधे पर टीका लेती है। इतने दर्द में होते हुए भी काया को खुशी हो रही थी कि इस वक्त विक्रम उसके साथ है। वह हल्के से मुस्कुराकर कहती है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। विक्रम गंभीर होकर कहता है, राजकुमारी काया, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे बचाने के लिए ऐसा कुछ करेगी। ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी गलती की वजह से आज आप इस हालत में हैं। मेरी गलतफहमियों ने आपको इतना नुकसान पहुंचाया। ये बोलते वक्त काया को विक्रम की आंखों में पश्चाताप नजर आता है। ये देखकर काया थोड़ी सी चौंक जाती है और खुश भी बहुत होती है। उसे यह पश्चात अपने लिए प्यार लग रहा है। वह धीमे धीमे मुस्कुराने लगती है। सेनापति जी, आप। उद्धरण चिन्ह। इससे आगे काया कुछ बोलती उससे पहले ही विक्रम बोल पड़ता है, मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी, मुझे माफ कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। विक्रम काया के गालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, राजकुमारी, मैं आप पर शक कभी नहीं करूंगा। मैं आपको खुद से दूर करने की कोशिश कभी नहीं करूंगा। आप जहां चाहती हैं वहां मेरे साथ रह सकती है। राजकुमारी बनकर, मेरी पत्नी बनकर या कुछ और, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपकी बात मानूंगा। ये सुनकर काया की दोनों आंखें सितारों की तरह चमक उठती है। आखिरकार वह भी तो यही चाहती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी बरसों की इच्छा पूरी हो गई हो। वह विक्रम के दोनों हाथ पकड़कर कहती है, क्या
मैं जो चाहूँ वह, जो भी चाहूँ। सच में? क्या सच में सेनापति जी? काया की खुशी उसके चेहरे पर ही झलक रही है। वह इतनी खुश है कि अभी उछल कूद करने लग जाए। काया को इतना खुश देखकर विक्रम भी मुस्कुराने लगता है। हाँ, आप जैसे चाहे वैसे। विक्रम मन में सोचता है, अच्छा हुआ मेरी राजकुमारी के साथ विवाह की खबर मेरे खानदान के अलावा और किसी को भी नहीं पता, इसलिए राजकुमारी जो भी बनकर यहाँ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। काया हाथ मसलते हुए कहती है, तो फिर मुझे आपका निजी अंगरक्षक बना है। ये सुनकर विक्रम हल्का सा चौंक जाता है। उसके मुंह से निकाल पड़ता है, क्या? मेरा निजी अंगरक्षक? काया जोर से गर्दन हिलाकर कहती है, हाँ हाँ, वह मैं बहुत ताकतवर हूँ ना। मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ और आपकी रक्षा भी कर सकती हूँ और मैं हमेशा आपके प्रति वफादार रहूंगी। काया मन में बहुत खुश होती है। वह सोचती है, मैं सेनापति जी की शेरनी ना बन सकी तो क्या? मैं उनकी अंगरक्षक बनकर दिखाऊंगी। मेरा कर्तव्य सेनापति जी की रक्षा करना है। विक्रम असमंजन में फिर से कहता है, क्या आप सच में मेरी अंगरक्षक बनाना चाहती हैं? मुझे लगा आप मुझसे विवाह करना चाहती हैं। काया कहती है, आपकी पत्नी। इस वक्त वह सब जरूरी नहीं है। मुझे तो बस आपकी रक्षा करना है। काया बड़ी ही मासूमियत से जवाब देती है। आखिर उसे शादी और पति पत्नी के बारे में पता ही क्या है? ये सुनकर विक्रम अपना सर पकड़ लेता है। कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि काया उससे प्यार करती है, उसकी पत्नी बनना चाहती है। अगर इस वक्त काया उसकी पत्नी बनने की मान कहती भी, तो विक्रम उससे शादी करने के लिए खुशी से हाँ कर देता। लेकिन ये सुनकर कि काया के लिए उसकी पत्नी बना कोई भी जरूरी नहीं, विक्रम को बुरा लगता है। उसके मुंह से निकाल पड़ता है, क्या मेरी पत्नी बनना जरूरी नहीं? विक्रम का निराश चेहरा देखकर काया को लगता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया। उसे लगता है विक्रम उससे चाहता है कि वह उसकी पत्नी बने, अंगरक्षक नहीं। काया के लिए अंगरक्षक बना ही सब कुछ है, क्योंकि उसे पत्नी बनने के बारे में तो कुछ पता ही नहीं। वह निराश होकर धीरे से कहती है, सेनापति जी क्या आप मुझे अपना अंगरक्षक नहीं बनाना चाहते? काया की आवाज में निराशा देख विक्रम गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, ठीक है। मैं समझ गया। मैं आपको वचन देता हूँ। ये सुनते ही काया खुशी से उछल कर खड़ी हो जाती है और कहती है, ये मेरा मकसद पूरा हुआ। अब मैं सेनापति जी के साथ रहूंगी है। हा 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 हा। विक्रम काया को फटाफट पकड़ लेता है। काया का शरीर भी उससे नहीं समझता और वह विक्रम पर ही गिर जाती है। काया विक्रम की आंखों में देखती है। काया मन में कहती है, सेनापति जी इस बात से खुश नहीं दिख रहे। ये सोच काया की खुशी भी गायब हो जाती है। विक्रम धीरे से काया को लेटा देता है। काया फटाफट अपनी कमर पर हाथ रख लेती है। उसकी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। तभी कमरे का दरवाजा धम से खुलता है। खून से लथपथ जय सिंह वहां खड़ा है। वह हाफते हुए कहता है, सेनापति जी आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? देखने पर ऐसा लगता है जैसे वह कोई बहुत बड़ा युद्ध लड़कर आया है। उसके शरीर पर कुछ घावों के निशान भी हैं। जय सिंह को देखते ही काया के क्रोध की अग्नि फिर से जल उठती है। उसको देखते ही काया फिर से में उठकर बैठ जाती है। काया का चेहरा नफरत और गुस्से से भर जाता है। तुम यहाँ? उद्धरण चिन्ह। काया चीख कर कहती है। काया को वहां देखकर जय सिंह को भी बहुत गुस्सा आता है। उसे देखते ही उसका चेहरा भी बिगड़ जाता है, लेकिन वह विक्रम के सामने कुछ कर भी नहीं सकता। वह चौंक जाता है। वह मन में कहता है, राजकुमारी काया, ये यहाँ क्या कर रही है? काया उठकर खड़ी होने लगती है। विक्रम उसे वहीं का वहीं पकड़ लेता है। आखिर वह काया की बात पर विश्वास ना भी करे, लेकिन जय सिंह के लिए नफरत वह काया की आंखों में देख सकता है। उसे पता था जय सिंह को देखकर क्या चुप नहीं बैठेगी, इसीलिए वह उसे पकड़ लेता है। विक्रम गंभीर होकर कहता है, जय सिंह तुम इतनी देरी से क्यों आए? तुम्हारी ऐसी हालत के पीछे वजह क्या है? जय सिंह घुटनों के बाल बैठकर बहुत ही निरसा होकर कहता है, सेनापति जी जब मैं भगता हुआ शहर गया और वहां से सेना को साथ लेकर वापस लौट रहा था,
तब हमारा सामना दुश्मन सैनिकों से हुआ और उनके साथ युद्ध करने में इतना समय लग गया। हमारी वजह से आपको इस हालत से गुजरा पड़ा। मैं आपको बचाने तक नहीं आ सका। मुझे माफ कर दीजिए सेनापति जी, मुझे माफ कर दीजिए। जय सिंह अपनी आंखों से मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। काया उसकी चाल सब समझ रही थी। विक्रम बोलता उससे पहले ही काया चिढ़ कर कहती, मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। देशद्रोही कहीं के, मैं अच्छे से जानती हूँ, तुमने जानबूझकर ही इतना समय लगाया ताकि तुम सेनापति जी को ना बचा सको और वह मर जाए। अब यहाँ आकर नौटंकी कर रहे हो। कहते हैं झूठ को सच साबित करने के लिए चीख चीख कर कहना ही पड़ता है, और यही जय सिंह कर रहा है। वह काया पर चीख कर कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेनापति जी की तरफ मेरी वफादारी तो जग जाहिर है। जय सिंह विक्रम की तरफ देखकर आंखों में आंसू लाकर कहता है, आपको पता है सेनापति जी, पूरे रास्ते मुझे बस एक ही चिंता खाई जा रही थी कि कहीं आप पर दुश्मनों ने फिर से हमला ना कर दिया हो, कहीं आपको कुछ हो ना गया हो। इसी चिंता के कारण तो मैं मार्ग में रुक तक नहीं सका। सेना के साथ बिना किसी देरी किए सिर्फ चलता जा रहा था और मुझे ये सब चोटें भी दुश्मनों के साथ लड़ते हुए लगी है। मेरी वफादारी का सबूत तो सेना के बाकी सिपाही भी दे सकते हैं। वह तो भगवान का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक है, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। काया ताली बजाते हुए कहती है, तुम तो किसी कलाकार से कम नहीं। क्या नाटक करते हो तुम? जबकि मैंने तो तुम्हें या किसी और सिपाही को रास्ते में यहाँ आते हुए नहीं देखा और न ही दुश्मन सेना की सिपाहियों को। आखिर कौन से दुश्मनों से युद्ध किया तुमने और कहाँ थे तुम जब सेनापति जी बर्फ में दबे पड़े थे? अगर कुछ और देर होती तो सेनापति जी अब तक मर चुके। ये सुन जय सिंह भी चीख कर कहता है, राजकुमारी किसने कहा कि मैंने बचाव दल को नहीं भेजा? मैंने अपने आधे सिपाहियों को सेनापति जी की मदद के लिए भेजा था और खुद अकेला दुश्मनों से युद्ध करने चल पड़ा। जब तक मुझे ये खबर नहीं मिली कि सेनापति जी सही सलामत है, मैं युद्ध करता ही रहा। आप ये कह सकती है राजकुमारी कि मैं सेनापति जी को बचाने में नाकामयाब हुआ, लेकिन मेरी वफादारी पर सवाल उठाने का हक आपको नहीं है। काया मन में सोचती है, ये कमीना तो बहुत ही ज्यादा नाटक कर रहा है। अगर मेरी जगह कोई और होता तो इसकी इस नौटंकी पर आराम से यकीन करता। मैंने अगर जल्द से जल्द इसके खिलाफ सबूत नहीं ढूंढे, तो मैं कभी इसे देशद्रोही साबित नहीं कर पाऊंगी। इसमें तो अपना लंबा जाल बिछा रखा है। काश ऐसा होता कि मैं उसे आराम से एक मुख में मार पाती, पर सेनापति जी के सामने मैं ये कर भी नहीं सकती। विक्रम काया के कंधों पर सोल डालकर उसे ढक देता है। वह गंभीरता से कहता है, ठीक है राजकुमारी काया, लेकिन अब बस। आप बहुत ज्यादा घायल हैं, अभी से इतनी उतावली मत होइए, अपने घाव को भी देखिए जरा। विक्रम के कहने पर काया चुप हो जाती है। विक्रम को काया की फिक्र करता देख जय सिंह चौंक जाता है। वह खुद से ही कहता है, मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? कुछ दिन पहले तक तो सेनापति जी राजकुमारी काया से नफरत करते थे और आज उनकी इतनी फिक्र क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया कुछ दिनों में, जो सेनापति जी उनकी इतनी चिंता करने लगे? विक्रम जय सिंह से कहता है, मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली है। अब तुम जाओ, तुम्हें और सेना को आराम की जरूरत है। अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। विक्रम को खुद की फिक्र ना करते देख जय सिंह चौंक जाता है। आज तक विक्रम ने उसके साथ ऐसा कभी नहीं किया था। विक्रम अपने हर एक सहयोगी की बहुत चिंता करता है। जैसे ही वह उसे कुछ कहने लगता है, विक्रम उसे वही रोक देता है, जैसे उसे उसकी कोई चिंता ही ना हो। बस, मैंने कहा ना, अब आप यहाँ से जाए। राजकुमारी काया को ठीक होने के लिए बहुत आराम की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। विक्रम गंभीर स्वर में कहता है। ये सुनकर जय सिंह बिना कुछ बोले जाने लगता है, लेकिन इससे काया के लिए उसकी नफरत और भी बढ़ जाती है। विक्रम को काया के पास जाता देख उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ खतरा और नजदीक नजर आता है। वह दांत पिसता हुआ कहता है, अपना ध्यान रखिएगा सेनापति जी। वह चला जाता है। जय सिंह मन में सोचता है, आखिर ऐसा क्या जादू किया है इसने जो अचानक से सेनापति जी का इसके प्रति व्यवहार बदल गया।
नहीं, नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। राजकुमारी को मेरे और मेरे मकसद के बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी है। मुझे इनको जल्द से जल्द अलग करना ही होगा। जिंदा या मुर्दा। जय सिंह के जाते ही काया विक्रम के करीब जाकर बहुत ही गंभीरता से कहती है, सेनापति जी, एक बार मेरी बात का विश्वास तो कीजिए। ये सच में एक देशद्रोही और गद्दार है। यह आपको मारने की साजिश कर रहा है। विक्रम गहरी सांस छोड़कर कहता है, राजकुमारी काया, जय सिंह मेरे साथ बचपन से हैं। उसने कई बार मेरी जान बचाई है और मेरे लिए न जाने कितने दुश्मनों को मौत के घाट उतारा है। माना कि अब मैं आपकी बात पर यकीन करने लगा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह मतलब नहीं कि मैं इतनी बड़ी बात पर बिना किसी सबूत के यकीन करूंगा। काया उदास हो जाती है। उसके पास तो कोई सबूत ही नहीं। वह धीरे से कहती है, मेरे पास तो एक भी सबूत नहीं है। वह कितनी अच्छी नौटंकी करता है। विक्रम काया से दूर है खड़े होकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अपने सहयोगियों को किसी की भी बात सुनकर गलत नहीं समझ सकता, लेकिन आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी। मैं किसी भी गलत इंसान को छोड़ता भी नहीं। अगर इस मामले में आप सही हैं और जय सिंह सच में एक देशद्रोही है, तो मैं उसे जरूर पढ़ लूंगा। काया खुशी से घूमते हुए कहती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सेनापति जी। अब मैं हमेशा ही जय सिंह पर नजर रखूंगी। देखना आज या कल मुझे उसके खिलाफ सबूत मिल ही जाएगा। काया को इस हालत में भी ऐसा करता देख विक्रम फिर से गुस्सा हो जाता है। राजकुमारी, आपको अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं। मैंने कहा ना, ज्यादा हिलिए मत। अभी तक आपके घाव ठीक से भरे भी नहीं। अपने कपड़े पहनिए। उद्धरण चिन्ह। काया मुस्कुराकर कहती है, ओ, पर सेनापति जी, मेरे कपड़े तो आपने फाड़ दिए। अभी यहाँ पर मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं। विक्रम फटाफट पास में पड़ी हुई सोल उठाकर काया के चेहरे पर दे मारता है और अपनी नजरें दूसरी तरफ फैल लेता है। उसके गाल फिर से लाल हो जाते हैं। वह शर्माता हुआ कहता है, राजकुमारी, मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। मुझे आपके कपड़े फाड़ने ही पड़े। अब मेरे पास यहाँ औरतें के कपड़े नहीं, इसलिए यहाँ रखे हुए मेरे कपड़े पहन लीजिए, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही काया विक्रम के कपड़े पकड़कर उन्हें गले से लगा लेती है। ये देखकर विक्रम की शर्म और भी ज्यादा बढ़ जाती है। काया उसके कपड़े महसूस करती हुई कहती है, क्या बात है? आपके कपड़े और मैं ना पसंद करूं, ऐसा हो सकता है भला? अरे वाह, ये तो बिल्कुल आपकी तरह महक रहे। काया की ऐसे हरकतें देखकर विक्रम को कहीं छुपने का मन करता है। काया की ऐसी हरकतें देखकर विक्रम को कहीं शर्म से छूप जाने का मन करता है। उसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह सोल से काया को ढकते हुए करता है। बस कीजिए राजकुमारी, ऐसी हरकतों से अच्छा है आप इन्हें पहन लीजिए। उद्धरण चिन्ह। काया बड़ी ही मासूमियत से कपड़े देखते हुए विक्रम से कहती है, सेनापति जी, मुझे इनको पहनना नहीं आता। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? विक्रम कड़क होकर कहता है, हाँ, आप अपने आप पहनिए। काया रोती सी शक्ल बनाकर कहती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं लगता मैं अपना हाथ भी हिला सकती हूँ। ये सुन विक्रम काया की नौटंकी समझ जाता है। जो लड़की अभी उछल रही थी, उससे अब हाथ तक हिलाया नहीं जा रहा। फिर भी वह उसकी बात मान लेता है। ठीक है, मैं मदद करता हूँ। उद्धरण। विक्रम काया को कपड़े पहनाने लगता है, लेकिन काया है जो कि मुस्कुराते हुए उसी को देखे जा रही है, जिससे कि विक्रम को कुछ अजीब सा लगता है। वह फटाफट पीछे हट जाता है। काया मन में कहती है, हाय, सेनापति जी कितने अच्छे हैं। विक्रम गंभीर होकर कहता है, ठीक है, अब आप यहाँ आराम कीजिए। आप कुछ ज्यादा ही घायल है और अपनी बचकानी हरकतें थोड़ा काम कीजिए। मैं किसी को आपके पास भेज दूंगा और हाँ, कुछ दिनों के लिए आपका चलना फिरना बंद। काया खिलखिलाकर कहती है, ठीक है, लेकिन आप जरा पास तो आए। विक्रम उसके करीब जाता है। काया उसे इशारे से और भी पास आने को कहती है। विक्रम पहले तो ठिठकता है, लेकिन फिर वह उसके करीब चला जाता है। क्या बात है राजकुमारी। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि विक्रम के शब्द पूरे होते काया अपनी शेरनी की रफ्तार से विक्रम के गाल पर हल्के से चूम लेती है।
विक्रम के शरीर में एकदम से झंझनाहट होती है। उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वह एकदम से पीछे हटता है। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। काया के सांसों की गर्माहट उसे उसके गालों पर अभी तक महसूस हो रही है। उसकी सांसें अचानक ही तेज चलने लगती हैं। उसके हाथ अपने आप ही उसके गालों को छूकर काया को महसूस करने लगते हैं, जैसा उसका शरीर उसके खुद के बस में ना हो। कुछ देर तक तो विक्रम को कुछ समझ ही नहीं आता। वह शर्म से लाल हो जाता। राजकुमारी का काया, यह आप क्या कर रही हैं? उद्धरण चिन्ह। काया मुस्कुराकर बड़ी मासूमियत से कहती है, मैं तो अपना प्यार दिखा रही हूँ, और क्या कर रही हूँ। जब मैं आपको चाट रही थी, तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने आपको चूम लिया। अब क्या इसमें भी आपको परेशानी है? विक्रम उसके इस भोलेपन पर हंसे या उसे डांटे, उसे खुद ही समझ नहीं आता। वह अपने आप को संभालते हुए पूछता है, राजकुमारी, आपसे किसने कहा कि दूसरों के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए आप ये सब कर सकती हैं? उद्धरण चिन्ह। काया सोचती है और उसे अपने पिछले जन्म की विक्रम की ही बात याद आती है। वह करती है, यही तो तरीका है एक दूसरे के प्रति आत्मीयता दिखाने का। काया की और बातें सुनकर विक्रम शर्म से पानी पानी हुए जा रहा है। इसलिए वह वहां से जाने का फैसला कर वह मुड़त हुए कहता है, अरे बेवकूफ लड़की, तुम इतनी भी पागल कैसे हो सकती हो? इन सब का मतलब वह कैसे हो सकता है? चलो छोड़ो, अब मैं किसे समझा रहा। तुम इस वक्त आराम करो, तुम्हें उसकी सख्त जरूरत है। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। काया गर्दन हिलाकर कहती है, ठीक है सेनापति जी, आप जाए। विक्रम मन में सोचता है, पागल लड़की कहीं की, क्या जानती भी है ये क्या कर रही है? क्या सच में, क्या राजकुमारी काया मुझे मुझे पसंद करती है? विक्रम वहां से चला जाता है। काया खुद से ही कहती है, सेनापति जी बहुत जल्दी में थे, पर छोड़ो, कोई बात नहीं। अब मुझे किसी से कोई फर्क नहीं, चाहे मैं सेनापति जी की शेरनी बनूं या ना बनूं। तो क्या, जब तक मैं सेनापति जी के साथ हूँ, मैं सेनापति जी की सबसे अच्छी अंगरक्षक बनकर दिखाऊंगी। वही दूसरी तरफ, रात को शेरा कुछ सिपाहियों का इलाज करके अपने कमरे की तरफ जा रही है। शेरा मन में सोचती है, भावना को मैंने जहरीले सुइयां चुबाई थी, चलो कम से कम इन दिनों वह अपनी गलतियां का भुगतान कर रही होगी। वैसे भी उसने मेरी दोस्त को नुकसान पहुंचाया है, उसके साथ यह सब तो होना ही था। तभी जय सिंह वहां पर आता है। शेरा को देखते ही वह मुंह बिगाड़ लेता है। वह आवाज देकर शेरा को रोकता है। उसे देखकर भी शेरा को गुस्सा आता है, क्योंकि शेरा को भी वह बिल्कुल पसंद नहीं है। जय सिंह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जो भी कर रहे हो मुझे उससे क्या? उद्धरण चिन्ह। ये कहकर शेरा वापस जाने लगती है। उसकी बात न मानता देख जय सिंह उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। फिर उसके आगे आकर उसे कहीं भी जाने से रोक देता है। जय सिंह शेरा का हाथ कसकर पकड़ लेता है, ताकि वह शेरा से बात कर सके। वह शेरा के आगे आकर उसे कहीं भी जाने से रोक लेता है। शेरा अपनी गुस्से वाली आंखों से उसे देखती है। शेरा का गुस्सा भांपकर वह उसका हाथ छोड़ देता है। जय सिंह चिल्लाकर शेरा से कहता है, शेरा, मैंने सुना है कि तुमने राजकुमारी काया की जान बचाई। शेरा उसे घूर कर कहती है, तुमसे मतलब? जय सिंह खुद को शांत कर शेरा के कंधे पर हाथ रख बड़ी गंभीरता से कहता है, शेरा, राजकुमारी काया ने अपने बुरे इरादों के कारण मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी बिल्कुल भी मदद ना करो। पता नहीं अब वह किसको क्या कर दें। काया अपने कंधे से उसका हाथ झटक देती हैं, और कड़कती आवाज में करती हैं, क्यों? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम मुझे आदेश देने वाले होते कौन हो? जय सिंह चिल्लाकर कहता है, शेरा, तुम मेरी छोटी बहन हो और तुम उस औरत की मदद करना चाहती हो जिसने तुमसे तुम्हारा भाई छीनने की कोशिश की। अगर मुझे पता होता तो कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, तुम दुश्मनों के साथ मिल जाओगी, तो मैं तुम्हें मरने देता। शेरा जय सिंह की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, हम मरने के लिए छोड़ देता।
तुम्हारी बहन तो उस वक्त ही मर गई थी जब खुद को बचाने के लिए तुमने मुझे उन लोगों के बीच अकेला छोड़ दिया था। मरने के लिए अकेला, तड़पने के लिए अकेला। तुम्हारी बहन तो इस वक्त मार गई थी और इस वक्त जो तुम्हारे सामने खड़ी है वह सिर्फ जहरीले लड़की है, जो सेनापति जी के लिए काम करती हैं। मेरा अब किसी से कोई रिश्ता नहीं। शेर की बातों से जय सिंह थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि उसका शेरा को बकरा बनाने का की योजना जो खतरे में है, और इस बात का जवाब भी उसके पास नहीं है, क्योंकि उसने शेरा को मौत के मुंह में धकेल दिया था। शेरा पीछे मुड़कर जाते हुए कहती है, वह राजकुमारी काया थी जिन्होंने मेरी रक्षा की, मेरी जान बचाई। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, इसीलिए मेरे लिए तुमसे कहीं गुना ज्यादा वह महत्वपूर्ण है। और मैं तुम्हें एक मुफ्त की सलाह देती हूँ, अच्छा होगा तुम राजकुमारी काया से दूर रहो। अगर तुम्हारी वजह से उन्हें किसी भी तरह का नुकसान हुआ ना, तो तुम्हें तबाह करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। शेरा बिना देखे ही वहां से चली जाती है। जय सिंह को बहुत गुस्सा आता है। अब तो शेरा भी उसके किसी काम की नहीं। वह गुस्से में अपना हाथ का एक जोरदार मुक्का खंभे पर मरता है। उस चुड़ैल में पता नहीं ऐसा क्या है। पहले सेनापति जी और अब मेरी खुद की बहन भी इसी के साथ है। दोनों मेरी सुनने की जगह उसकी बात मान रहे हैं। नहीं, मैं अब ज्यादा लोगों को उसके साथ मिलने नहीं दे सकता। अब आपको मारना ही होगा राजकुमारी। आपने मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। ये कहते हुए जय सिंह की आंखों में खून उतर आता है। वह मन में सोचता है, अगर काया अब जिंदा रही तो वह मुझे चैन से अपना काम नहीं करने देगी, और कभी ना कभी उसकी वजह से सेनापति जी को मेरे बारे में सब सच पता चल ही जाएगा। मैं एक ऐसी औरत की वजह से जो पता नहीं कहां से आ गई, अपने सालों की मेहनत, अपने सालों की योजना बर्बाद नहीं होने दे सकता। मुझे उसे रास्ते से हटाने की जल्द से जल्द कोई योजना बनानी होगी। अब मेरे पास समय बर्बाद करने का समय नहीं, क्योंकि अब मेरी योजना का अंतिम चरण जल्दी आने वाला है। ये कह वह भी अपने कक्ष में चला जाता है। सुबह हो जाती है। काया उठकर अपने ही कमरे में चक्कर लगाने लगती है। वह बाहर जाना चाहती थी, लेकिन इस समय उसने विक्रम के कपड़े पहन रखे हैं, जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। वह घूमते घूमते सोचती है, सेनापति जी के कपड़े मुझे कितने बड़े हैं। आराम से चलना पाना तक मुश्किल हो रहा। मुझे बाहर जाना है, लेकिन सेनापति जी ने मुझे साफ मना किया है। वह उदास होकर फिर से गोल गोल घूमने लगती हैं। तभी उसे सहदेव की याद आती है। उसे लगता है कि वही उसका काम कर सकता है। वह बाहर खड़े एक सिपाही को आवाज लगती है। जब वह अंदर आता है तब काया कहती है, जो जाकर सहदेव को बुलाकर लाओ। उद्धरण। सिपाही काया की आज्ञा मानकर सहदेव को बुलाने चला जाता है। काया मन में सोचती है, मेरी पिछली जिंदगी में जब मैं जा रहा थी, तो मैं सहदेव के साथ हमेशा घुमा करती थी। मैं उसके साथ बहुत मस्ती किया करती थी। उसके साथ मेरी दोस्ती बहुत पक्की थी। मुझे लगता है मुझे अब उससे मदद मांग लेनी चाहिए। मुझे पता है अभी भी वह मुझे मना नहीं करेगा। काया फिर से गोल गोल घूमने लगती है और सहदेव के साथ अपने बिताए पल याद कर मन ही मन मुस्कुराने लगता है। तभी वह सिपाही और सहदेव उसके साथ आते हैं। काया का इंतजार खत्म होता है। कुछ देर में ही सिपाही सहदेव को लेकर वहां पर आ जाता है। उसे देखकर काया मुस्कुराने लगती हैं। काया को सही सलामत देखकर सहदेव भी खुश होता है, लेकिन उसे यहाँ बुलाने का कारण उसे अभी तक समझ नहीं आता। राजकुमारी, आपने मुझे इस वक्त यहाँ किस कारण वश बुलाया है? शायद आपको पता नहीं, पर यह वक्त मेरा सिपाहियों को वर्जिश करने का होता है। अगर आपको कुछ जरूरी काम नहीं, तो क्या मैं कुछ देर बाद आ सकता हूँ? उद्धरण। सहदेव काया की तरफ देखकर थोड़ा सा हिचकिचा जाता है, क्योंकि जब से वह आया है, काया उसे ही घूरे जा रही है। उसे कुछ तो अजीब लगता है। काया उसके पास आकर दोस्ताना अंदाज में कहती है, मैं चाहती हूँ तुम यहाँ पर किसी ऐसे इंसान को ढूंढो, जो मेरे इन कपड़ों को मेरे नाप का बना सके। वैसे भी इस युद्ध के मैदान में हमें महिलाओं के कपड़े नहीं मिलने वाले, इसीलिए अब से मैं सेनापति जी के ही वस्त्र पहनूंगी। काया को इतने आराम से विक्रम के कपड़े पहने देख सहदेव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
जैसे अभी ही बाहर निकाल कर गिर जाएगी। ऐसा कुछ देखने की उम्मीद तो उसने कभी सपने में भी नहीं की थी। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने कोई अजूबा देख लिया हो। क्या तुमने सेनापति जी के कपड़े पहन रखे हैं? सहदेव को इतना हैरान देखकर काया समझ नहीं पाती कि इसमें गलत क्या है। वह मासूमियत से कहती है, हाँ, सेनापति जी ने ही मुझे कहा था। सहदेव मन में सोचता है, ऊपर से लेकर नीचे तक इन्होंने सेनापति जी के कपड़े पहन रखे हैं। पहले तो कभी भी सेनापति जी ने ऐसा नहीं किया और अब सेनापति जी ने खुद अपने वस्त्र राजकुमारी को पहना दिए। ये सहदेव को हजम ही नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी वह हाँ मैं गर्दन हिलाने के अलावा कुछ बोल नहीं पाता। उसे तो जैसे हल्का सा झटका लगा हो। सहदेव मन में सोचता है, पहले तो कभी सेनापति जी ने किसी भी औरत को अपने कपड़े तो क्या अपने आस पास तक नहीं आने दिया, लेकिन इस वक्त उन्होंने न सिर्फ राजकुमारी की रात भर सेवा की बल्कि उन्हें अपने कपड़े तक पहनने को दिए। काया खुशी खुशी विक्रम के आधे कपड़े निकाल कर सदैव के सामने कर देती है। तो फिर ठीक है सहदेव, तुम ये कपड़े लेकर जाओ और किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो इन्हें मेरे नाप का कर सके। उद्धरण चिन्ह। क्या विक्रम के आधे कपड़े देखकर सहदेव के मुंह से निकाल पड़ता है। काया वह सारे कपड़े सहदेव के हाथों में थमा देती है और दोस्ताना अंदाज में उसे एक आंख मारते हुए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं यह मदद कभी नहीं भूलूंगी और फिर देखना मैं तुम्हारी भी रक्षा करूंगी और हाँ मैं तुम्हें एक जादुई हथियार भी दूंगी। उद्धरण चिन्ह। क्या जादू हथियार? सहदेव को कुछ समझ नहीं आता कि काया किस बारे में बात कर रही है। काया उसके करीब जाकर कुछ कहना ही चाहती थी कि सहदेव वहां से दूर हट जाता है। काया को अपनी तरफ आंख मारते देख, कंधे पर हाथ रखते देख उसके शरीर में भी कर्क दौड़ जाता है। आज दिन तक उसके साथ ऐसा कभी किसी लड़की ने नहीं किया था। उसके गाल भी विक्रम की तरह लाल हो जाते हैं। वह शर्म से हकलाते हुए कहता है, क्या जादुई हथियार? कौन सा जादुई हथियार? काया मुस्कुरा कर कहती है, थोड़ा तो इंतजार करो, तुम्हें सब पता लग जाएगा। काया को बार बार अपने करीब आता देख सहदेव दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है और शर्माते हुए कहता है, इतने से काम के लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपका काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं ये सब कोई जादुई हथियार के लिए नहीं कर रहा। मैं आपका काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सब लोगों की मदद करना पसंद है। उद्धरण। ये कहकर सहदेव वहां से चला जाता है। काया मन में सोचता है, मैं जानती थी सहदेव बिना कोई सवाल के मेरी मदद कर सकता है। अब देखना हमें फिर से पहले की तरह दोस्त बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दोपहर के वक्त सहदेव विक्रम के कपड़े लेकर दूर गांव के एक कपड़े की दुकान पर चला जाता है। वह दुकान के बाहर खड़ा था क्योंकि वहां सिर्फ औरतों का प्रवेश है। वह कपड़े ठीक होने का इंतजार कर रहा है। सहदेव खुद से ही कहता है, सेनापति जी ने अपने कपड़े राजकुमारी को दिए हैं। अगर सेनापति जी के मन में राजकुमारी के प्रति प्रेम की भावना नहीं होती तो वह ऐसा क्यों करते? सेनापति जी को जरूर राजकुमारी जी से प्रेम हो गया है। देखना अगर भविष्य में ऐसा ना निकला ना, तो मैं अपना नाम उल्टा कहना चालू कर दूंगा। तभी चंद्र उसके पास आता है। सहदेव, तुम औरतों के कपड़ों की दुकान के बाहर खड़े होकर खुद से ही क्या बड़बड़ा रहे हो? उद्धरण। चंद्र उसके पास आकर कहता है। उसे देखकर सहदेव की आंखें चमक जाती है। आखिर इतनी देर से जो बात उसके पेट में है उसे किसी ना किसी को तो बतानी ही थी। तुम औरतों के कपड़ों की दुकान के बाहर खड़े होकर खुद से ही क्या बड़बड़ा रहे हो सहदेव? सहदेव, तुम औरतों के कपड़ों की दुकान के बाहर खड़े होकर खुद से ही क्या बड़बड़ा रहे हो? उद्धरण। चंद्र उसके पास आकर कहता है। उसे देखकर सहदेव की आंखें चमक जाती है। आखिर इतनी देर से जो बात उसके पेट में है उसे किसी ना किसी को तो बतानी ही थी। वह मुस्कुराते हुए चंद्र के कंधों पर हाथ रखकर उसके कान में खूश फूसाकर करता है, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल सही समय पर आए हो। चलो तुम आ ही गए तो मैं तुम्हें एक छोटी सी शर्त लगाने को कहता हूँ।
चंद्र हल्के से मुस्कुराकर सहदेव का हाथ अपने कंधे से हटा देता है। शर्त, वह भी तुम मुझसे लगाओगे? क्या तुम मुझसे पहले भी कभी कोई शर्त जीते हो? सोच लो, हारने के बाद फिर से रोना धोना मत मचाना। उद्धरण, चंद्र तारा मारते हुए कहता है। सहदेव मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास के साथ कहता है, ऐसा इस बार बिल्कुल भी नहीं होगा। बस तुम शर्त तो लगाओ। किस बात की शर्त सहदेव? चंद्र आंखें उठाकर पूछता है। चलो शर्त लगते हैं कि हमारे खड़ूस सेनापति जी को राजकुमारी काया के प्रेम में पने में कितना समय लगेगा। मुझे तो पक्का यकीन है आधे महीने में ही वह राजकुमारी के प्यार में पड़ जाएंगे। उद्धरण, सहदेव आंखें उचकाकर कहता है। हाँ, हा 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 हा। सेनापति जी और वह भी प्रेम में पड़ेंगे। तुम ये शर्त भी हारने वाले हो सहदेव। देख लेना, सेनापति जी के साथ यह सब होने में तो अभी 3 से 4 महीने भी काम पड़ जाएंगे। चंद्र ठहाके लगाकर कहता है। सहदेव भी खुशी से आंखें दिखाते हुए कहता है, ठीक है, जो भी इस बार हारेगा वह 3 महीनों तक घोड़ों की देखभाल खुद अपने हाथों से करेगा। ठीक है, तो फिर लगी शर्त। चंद्र कहता है। दोनों ही मन अपनी जीत की खुशी मनाने भी लग जाता है, क्योंकि सहदेव को विक्रम की हरकत देखकर यकीन था कि वह काया के प्रेम में है और चंद्र को विक्रम की खडूसियत देखकर यकीन है कि वह कभी किसी के प्यार में पड़ ही नहीं सकता। सहदेव मन में सोचता है, सेनापति जी ने अपने कपड़े राजकुमारी जी को दे दिए। उनके मन में जरूर कुछ ना कुछ तो है, वरना वह ऐसा क्यों करते। इस बातों में पक्का जीतने वाला हूँ। चंद्र भी मन में सोचता है, कितना बेवकूफ है ना ये, छोटी सी बात को कितना बड़ा कर देता है। विक्रम राजकुमारी से कभी प्रेम नहीं कर सकते। इस बार भी यही हारने वाला है। युद्ध के मैदान में तुम कितना भी जीतो सहदेव, पर शर्तों में तो तुम मुझसे हमेशा ही हारने वाले हो। काया के कपड़े तैयार हो जाते हैं। चंद्र और सहदेव साथ में ही वापस आ जाते हैं। रात हो चुकी होती है, इसलिए सहदेव काया को कपड़े दे आता है। काया भी कपड़ों को देखकर बहुत खुश होती है। वह विक्रम के सारे कपड़े आईने के सामने खुद को लगा कर देखती है, जो अब उसी के नाप के हैं। वह वापस आराम से पलंग पर लेट जाती है। काया मन में सोचती है, अब बस कल सुबह की देर है। मैं भी अब ठीक हो चुकी हूँ। कल सुबह मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी और सेनापति जी की रक्षा करूंगी। मुझे तो अब सेनापति जी का ये कक्ष भी किसी कैदखाने जैसा लगने लगा है। सवेरे काया की दवाई बनाकर शेरा उसे देने के लिए निकलती है। वही काया जल्दी तैयार होकर अपनी कक्ष के बाहर निकाल जाती है। खुली हवा में सांस लेकर जैसे उसके सारे दर्द ही गायब हो गए हो। वह हवा को इस तरह से महसूस करती है जैसे उसने पहले कभी खुला आसमान देखा ही ना हो। वह अंगड़ाइयां लेती हुई करती है, 2-3 दिन कक्ष में रहकर मैं कितनी कमजोर हो चुकी हूँ। चलो कम से कम सेनापति जी ने मुझे कक्ष से बाहर निकालने की अनुमति तो दी। उद्धरण, तभी शेरा वहां पर आ जाती है। काया को बाहर देखकर उसका मन अपना सर पीटने को करता है। उसने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी जो उसकी एक भी बात ना। वह झल्ला कर कहती है, राजकुमारी अभी तो तुम्हारे पूरे घाव भरे तक नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कक्ष के बाहर आने की? उसकी आवाज सुनकर काया चौंक जाती है। काया मन में, अरे यार शेरा। वह बहुत मासूम सी शक्ल बनाकर शेरा की तरफ देखती है और रोते अंदाज में कहती है, पर सेनापति जी ने कहा था मैं बाहर जा सकती हूँ। मैं भी तो कक्ष में अकेले रहकर बहुत परेशान हो रही थी। मैं तो बस थोड़ा सा घूमना चाहती थी। काया की मासूम सी आंखें देखकर शेरा का भी उसे और डांटने का मन नहीं करता। वह गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है। उद्धरण डॉट, ठीक है घूम लो, लेकिन हाँ फिर से अपनी उछल कूद करने मत लग जाना। अभी तुम्हारे घाव को भरने में कुछ समय और लगेगा। और हाँ, ये दवाएं अपने घाव पर लगाना। मैं सुबह पहाड़ी पर जाकर खास तुम्हारे लिए एकत्रित करके लाई हूँ। इससे तुम्हारे घाव जल्दी भरेगे। उद्धरण, अपने लिए इतनी चिंता देख काया को भी अच्छा लगता है, और वह एकदम से शेरा के गाल को चूम लेती है। शेरा भी एकदम से चौंक जाती है। उसके भी गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। शेरा,
तुम कितनी अच्छी हो ना। उद्धरण चिन्ह। काया खिल खिलाकर कहती है।